Good morning everyone. Welcome to Rise and Shine on 365 News. मैं हूं नादिया खान, मेरे साथ ज़ुहैब हसन। कैसे हैं आप लोग? बहुत सारी खबरें ज़ुहैब। बहुत मुश्किल हो जाता है ना सॉर्ट आउट करना कि क्या डालना है रनडाउन में और क्या निकालना है। मैं तो रनडाउन देख के कल से बात कर रहे हैं, हम लोग शो के बाद भी बैठते हैं, हम बातें करते हैं। मैंने ज्वाइन ही इस वजह से किया था कि मुझे लग रहा है मेरी बड़ी लर्निंग हो रही है और वो सब्जेक्ट्स, वो टॉपिक्स उन पे हम बातें कर रहे हैं जिन पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं एंजॉय तो कर ही रही हूँ, लेकिन साथ साथ मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। और न्यूज़ ना देखने से जो है ना मसलों का हल नहीं है, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं हो जाएगी। यू नीड टू नो, इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है ताकि हम तैयार रहें जैसे हमारी फौजें तैयार हैं। बिल्कुल। और आपका न्यूज़ देखने से ये होता है ना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू एक पढ़े लिखे इंसान में और एक जाहिल आदमी में फ़र्क यही है ना, वो कहते हैं हम एपॉलिटिकल है। ठीक है यार, आप एपॉलिटिकल है, लेकिन देखें अपने मुल्क के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पता होना जरूरी है। और आप अगर बाशऊर कौम नेशन कहलाना चाहते हैं तो आप इग्नोरेंट नहीं रह सकते। फैक्ट्स पता हो। Ignorance is not an excuse, मैं खातून से मिली, हम। इतनी टेंशन चल रही है, इतना स्ट्रेस, एंड शी वाज लाइक बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ा एक्सपोजर, लेकिन ओ माय गॉड, मैं उन्होंने कहा कि मैं क्या बताऊं ये जो लोग हैं ये ऐसे करते हैं क्यों, देखिए इट्स टू मच। मैं कहा प्लीज डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन। आपको पता भी नहीं, फिर जब 4-5 चीजें बताएं, आई डिडंट नो दैट। कुछ लोगों को लग रहा है कि यार ये दोनों तरफ ओवर एक्टिंग चल रही है। असल में इस तरह के होता है, अमन का पैगाम दे भाई, मोहब्बत की बात करें। भाई मोहब्बत की बात करें, लेकिन दोनों तरफ से मोहब्बत की बात होगी, वहां चल क्या रहा है आपको बिल्कुल नहीं पता, आगे क्या होने जा रहा है। और आप फैशनेबल हो गया है, फैशनेबल हो गया है डिनायल में रहना, फैशनेबल हो गया है कि आप अपनी फौज को क्रिटिसाइज करें। जो लोग इसको ऐसा फैशन समझते हैं ना, प्लीज, योर लाइफ डिपेंड्स ऑन देम। आपकी जो भी सिक्योरिटी है, जो पीस है मुल्क में आपका, उसमें जो आपकी रखवाली कौन कर रहे हैं? आपकी फौज। तो आप कैसे ऐसे डिनाइल में रह सकते हैं, किस तरह की स्टाइल में और फैशन में बातें करते हैं? बड़ी मतलब अंदाजा नहीं, अल्लाह माफी, एक चीज खराब हुई, कोई स्ट्राइक, कोई अटैक, तो आपको समझ नहीं आनी कि जाना किधर है। और जो उस वक्त क्लैरिटी होगी वो होगी आपकी अच्छा, फौज को करना क्या है, और आप उनकी तरफ देख रहे होंगे कि यार बचाओ। बार हम ये कह चुके हैं भाई इंडिपेंडेंस की अहमियत क्या है। हमेशा इंडिपेंडेंस डे आता है तो ये ऐसे ही नहीं है कि हम सिर्फ कह देते हैं, इसकी अहमियत का अंदाजा जरा लगाए ना। ये जो आज़ादी से आप कह रही है ना कि बड़े सुकून से अपने ड्राइंग रूम में बैठ के आप बात कर रहे हैं, एक कप कॉफ़ी का आपके हाथ में, और आप कह रहे हैं कि यार कितना देखो इंतशार हो रहा है, ये नफरत क्यों होती है, ये मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। आप अपने मुल्क में जो हालात वाक़यात हैं उसको देखें ना, और आपके जो नेबर्स आपके साथ जो कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अपने मुल्क के बारे में। बिल्कुल, समय पता नहीं फैशनेबल सा बन गया है, तो ये जो फैशनेबल लोग हैं ये भागेंगे कहाँ इन केस देयर इज एनी स्ट्राइक? जस्ट टेल मी, आपका क्या प्लान है? कौन से आपने ऐसे बंकर बनाए हैं जो न्यूक्लियर प्रूफ हैं, बम प्रूफ हैं, मिसाइल प्रूफ हैं? ये जरा बताइए। लेकिन खैर हम तो तैयार हैं और हम अपने शो का भी आगाज इस तरह करते हैं। जो हमारी टॉप स्टोरीज है उसमें पहली टॉप स्टोरी हमारी यही है, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने। अच्छा, इससे पहले हमने कुछ थोड़ा सा बता देते हैं कि शो में क्या कुछ करना है या फिर नादिया? बिल्कुल टॉप स्टोरीज पे बात करेंगे बिकॉज दिस सो मच हैपनिंग। हम आपको पॉलिटिकल और अपनी अपनी सोशल चीजें भी बताएंगे, शोबिज़ की न्यूज़ भी होगी, एंड विल स्टार्ट विद ऑब्वियसली द टेंशंस जो इस वक्त हैं। ख्वाजा आसिफ की हम बात कर रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कोई भी कशीदगी या कोई भी एडवेंचरिज्म भारत करने की कोशिश करेगा, हम बिल्कुल भरपूर तरीके से तैयार है। और उन्होंने कहा है कि जो न्यूक्लियर वेपन है ना, ये हम अगर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हमें होगा, ठीक है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन वज़ीर दिफा ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा तो फिर न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल हमें करना पड़ सकता है। और भारत ने, क्योंकि जंग 2-3-4 दिन में ये कहा जा रहा है कि शायद भारत को इस तरह काम कर सकता है, तो पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को डिप्यूट कर दिया है जो इलाके हैं, और इसके साथ साथ भारत के जो आदाफ हमारे सामने हैं उस पर भी निशाना हमने बांध लिया है। और पहलगाम वाक़े पर उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ये वज़ीर दिफा का बयान आया है जिसके बाद हमने भरपूर अपनी तैयारियां कर ली हैं। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान का हमेशा स्टैंस होता है कि जी पीस हो, आप मुज़ाकरात करें, बात करें, सोचें समझें, नहीं तो फिर आओ जी, आ जाओ, फिर हम भी देख लेंगे। बिल्कुल। और आप पता है वेस्टर्न मीडिया इतना हैरान है कि यार ये लोग डरते नहीं है। पाकिस्तान के मुल्क का जो साइज है और जो इमेज उनके जहन में होता है, और वो लोग वहां जब वॉर की बात आती है, यूरोप, यूएस वगैरह, लोग डर जाते हैं। कह रहे यहाँ ये लोग कैसे ये डरते नहीं है? जी बिल्कुल हम नहीं डरते हैं, क्योंकि एक हम स्टार्ट नहीं करते, लेकिन जब कोई हम पे मुसल्लत करे या हमारे साथ ज्यादती करे, तो हमारी तो इस्लामिक हिस्ट्री है यार, हम लोग तो मतलब फिर बिल्कुल ऐसे। ये तो मर जाएंगे, मार देंगे। इसकी निशानी नहीं है कि हम क्या जंग चाह रहे हैं, कि हम इस माहौल में रहना चाहते हैं। नहीं, जब आप हम पे मुसल्लत करेंगे, इम्पोज करेंगे वॉर, तो फिर ज़ाहिर हम रिटेलिएट करेंगे, और ये हमारा हक है कि हम रिटेलिएट करें और भरपूर तरीके से
वो किया और जाएगा। लेकिन दुनिया ये भी कह रही कि इतनी बड़ी इंडिया की स्टुपिडिटी है कि जिस तरह ज्योग्राफिकली हम लोकेटेड हैं उसमें न्यूक्लियर स्ट्राइक इधर हो उधर हो सब खत्म हो जाएगा। तो आप सोच भी कैसे तो सकते सिक्योरिटी फोर्सेस जनाब तैयार हैं और ऑपरेशंस हो रहे हैं। इससे पहले आपने देखा 54 दहशतगर्दों को मार गिराया था, अभी तकरीबन 15 And के there is से ज्यादा footage. We have दहशतगर्द और proof. अगर आपको 74 रिपोर्ट करना दहशतगर्द हो है, गए। रिपोर्ट करें किसी अटैक को, टेररिस्ट अटैक को, तो तरीका क्या है ये देखिए, जिस तरह हम लोगों ने दिखाया, फुटेज फोर्सेस आई है। जैसे काम कर रही हैं और फोर्सेस तो बड़ी जानी मानी फोर्सेस हैं। तो ये पहली हमारी टॉप स्टोरी ये थी। दूसरी टॉप स्टोरी, क्योंकि भारत ने अब देखिए भारत ने कहा कि पानी वो बंद कर देंगे हमारा, और इंडस वाटर ट्रीटी को वो मुअत्तल कर दिया उन्होंने। हमारा भी एक, आपको याद है ना, हम डिस्कस कर रहे थे और बड़ा अहम मसला है ये भी, कैनाल का मामला, जिस पर सिंध हुकूमत को बड़े बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो CCI की मीटिंग हुई है कल और काउंसिल ऑन कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग हुई है और उसमें ये डिसाइड किया गया है कि जो भी CCI डिसाइड करेगी मुश्तरका तौर पे, यानी वहाँ तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन होगी और थी रिप्रेजेंटेशन, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि वज़ीर आला KP के थे, वज़ीर आला सिंध हैं, वज़ीर आज़म हैं और मरीम नवाज साहिबा हैं जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं। तो अब उसमें फैसला हुआ कि कोई ऐसी नहर नहीं निकाली जाएगी, ठीक है, और कोई भी फैसला होता है तो वो CCI में मुश्तरका तौर पर होगा, सबकी रिप्रेजेंटेशन सबकी से लेने के बाद। ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और ये मैं कहती हूँ उनकी कोशिशें, किसानों की कोशिशें, दुआएं, लोगों की दुआएं, सपोर्ट, उसके साथ मिलके ये इतना बड़ा फैसला हुआ है, क्योंकि वहाँ से कोई स्टेटमेंट बयान आ नहीं रहा था। लेकिन और आप ये टाइमिंग भी देखें कि इस वक्त जब इंडिया पाकिस्तान की टेंशन है तो हुकूमत ने सोचा कि पहले ये स्ट्रेस तो ख़त्म करो ताकि वी फोकस ऑन आवर सिक्योरिटी। तो ये टाइमिंग बहुत अच्छी थी, बहुत सही टाइम पे आपने फैसला लिया। बिल्कुल ऐसा ही। और जरा ये बता रहे हैं कि नहरों की तामीर के मसले पर टेक्निकल कमेटी बनाकर आगे का लाहेमल बनाया जाएगा और CCI में ये भी डिस्कस हुआ नादिया कि आगे एग्रीकल्चर पॉलिसी जो होगी उस पर भी मुश्तरका तौर पर यानी कंबाइंड एफर्ट्स की जाएगी और देखा जाएगा कि क्या प्लान ऑफ एक्शन बनाना है पूरे मुल्क के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और वाटर रिसोर्स को मजीद बढ़ाने के लिए, जो आप अक्सर बात करती हैं कि हमें कंजर्वेशन ऑफ वाटर या हमें ऑल्टरनेट रिसोर्स पे जाना चाहिए। तो ये सब बातें वहाँ पर हुई और ये कहा गया कि 1991 का जो अकॉर्ड है उसके मुताबिक ही पानी की तकसीम होगी और 2018 से में जो एक मुआहिदा हुआ था तो उस पर भी अमल दरामद किया जाएगा और सबको मिलकर अच्छा। और एक और चीज़ मैं रिपोर्ट बड़ी अच्छी सुन रही थी कि जी इंडिया कह रहा है पानी बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, तो कोई नलका तो लगा हुआ है नहीं, लीवर कोई उनके पास है नहीं कि ऐसे दबाया तक तो पानी बंद हो गया। उस पानी को भी रोकने के लिए बहुत सारे साल चाहिए और आप फ्लडिंग हो जाएगी आपके मुल्क में। इट इज नॉट एज सिंपल एज दे आर जस्ट पोर्ट्रेइंग और कोई जो वो हमें थ्रेट मिल रही है बार बार, ये कोई इतना आसान काम भी नहीं और लोग भी इसकी वजह से थोड़ा सा जरा चिल रहे हैं। लेकिन ये कि इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर कि अगर उसकी तरफ वो तामीरें शुरू हुई उन डैम्स की जिससे आगे ये फ्यूचर में पानी रोकना चाहते हैं तो ये गलत बात होगी। दिस इज एन एक्ट। बिल्कुल ऐसे ही। और देखें ना वो जो यकजहती का पैगाम है जो इन दिनों में तो खास तौर पर देना चाहिए और वैसे होना ही चाहिए यकजहती का पैगाम हमेशा, लेकिन ये जो पिक्चर हम दिखा रहे हैं ना बार बार कि चारों वज़राए आला, अगर दोबारा हम दिखा सकें वो चारों वज़राए आला वज़ीर आज़म के साथ ही खड़े हुए देखें। अब ये पैगाम है जो कि भारत को भी गया है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमारे कोई इंटरनल मामला है उनको एक्सप्लॉइट करके आप कुछ ऐसा कर लेंगे तो ये आपकी खाम ख्याली, ये भूल है आपकी। देखिए ना आपकी अब जो वीकनेस इंडिया हमारी समझ रहा है वो वीकनेस है नहीं। हुकूमत यूनाइटेड है, फौज यूनाइटेड है, लोग यूनाइटेड है। अब आप क्या करेंगे? और देखें KPK में हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वजीर आला उनके खड़े हुए हैं। यहाँ पर सिंध में हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वजीर आला वहाँ के खड़े हुए हैं। पंजाब में नून लीग की हुकूमत है। तो ये वो जो फेडरेशन है या वो जो मजबूती का जो एलिमेंट है ना कि हम एक यकजा हैं बिल्कुल तमाम सूबे वफाक के साथ, तो वो मैसेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छा गया। मैं किसी के वीडियो देख रही थी कि जी इंडिया ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि वो पाकिस्तानी ड्रामों से जलते हैं और उनको बैन करना चाहते हैं कि इंडियंस इतने ड्रामे क्यों देख रहे हैं, उनके आर्टिस्ट के इतने उनके आशिक क्यों हो गए हैं, तो ये इसकी वजह से सारा किया। मैं कहा भाई हद है, हर कोई अपना वर्जन दे रहा है, क्या हो गया। अच्छा जी, तीसरी टॉप स्टोरी देखे ना, यानी ये हदें क्रॉस कर गया भारत। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने जो जेरे इलाज लोग थे उनके भी वीज़े मंसूख किए और कहा कि फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ। अब वो क्या बिगाड़ रहे थे आपका, उनकी ज़िंदगी का मसला था, वो इलाज की गर्ज से आए थे लेकिन आपने उनको निकाल दिया। इलाज के लिए भारत जाने वाले नौजवान को इलाज कराए बगैर ही पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। ज़ख्मी नौजवान गुज़श्ता माह से भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली के अस्पताल में जेरे इलाज था। तो ये तो भाई वॉर, जब वॉर चल रही होती है उसमें भी ऐसा नहीं होता है, मरीजों को, बच्चों को, स्कूल्स को स्पेयर किया जाता है, छोड़ा जाता है। ये तो कवानीन है, जंग के दौरान के भी कवानीन है जिस पर अमल दरामद करना जरूरी है, लेकिन आप वो नहीं। मेरा ख्याल जो जंग है ना वो इंसानों से है, मुसलमानों से है, सिखों से है, हर माइनॉरिटी से है और ख़ास तौर पे इंसानियत से।
और जो कुछ वो चाहते हैं कि दुनिया में कुछ बच जाएं तो वो भाई अपने उनके ही कोई रिश्तेदार होंगे। बिल्कुल बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है जो कि भारत कर रहा है और उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी यकीनन सोचेगी और भारत को ये कहेगी। अच्छा, तुर्क सदर का भी बयान आया इस पर। अच्छा। और उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि फौरन तौर पर यह जो एस्केलेट किया जा रहा है इस मामले को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज किया जाए। चाइनीज हुकूमत ने भी बड़ा हमारे साथ जो सपोर्ट दिखाई है, विच इज एक्सीलेंट। तो अच्छी बात है। ये जो है इसमें आपके एलाइज का जो है उनकी सपोर्ट दिखाने का टाइम है और फिर उसे दुनिया डिसाइड करती है। आप पता है किस तरह ये डिसाइड होता है कि यार ये मुल्क इसके साथ ये इसके एलाइज हैं, ये इसके फ्रेंड्स हैं, ये सपोर्ट है। पाकिस्तान के साथ कौन है ये, और उसके साथ लोग उसकी फिर पावर को गेज करते हैं। बिल्कुल इकोनॉमिक टाइज को लेकर तो अच्छा जरूरी है ताल्लुकात आपके अच्छे हों आपके नेबरिंग कंट्रीज के साथ। माशाल्लाह पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। अगली टॉप स्टोरी हमारी क्या है? अरे टॉप स्टोरीज हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन जनरली भी जरा हाँ थोड़ा सा जो इंडिया की बात करेंगे तो जो हमारे यहाँ वो ऐसे बातें कर रहे हैं और बहुत इंसल्टिंग वीडियोस बना रहे हैं, उसमें आज हमने कहा थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा उनको ज़रा आईना दिखाते हैं, क्योंकि अभी तक हमारा चैनल शुक्र है वहाँ बैन नहीं हुआ और वहाँ जो लोग देख रहे होंगे बल्कि अब ज़्यादा ही देखेंगे, तो उसमें ज़रा थोड़ा सा बताएंगे कि इंडिया के अपने क्या मसाइल हैं। ये जो बजट्स हैं जो वो मिसाइल्स और बॉम्बों पे लगा रहे हैं, थोड़ा सा ज़रा अपने लोगों पे लगाएं जहाँ हज़ारों लोग इतनी गंदी हालत में, मतलब कि लोएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जो आप बात कर सकते हैं, वहाँ के स्लम्स में रहते हैं। धारावी इज वन बिगेस्ट स्लम इन द वर्ल्ड, उस पर बात करेंगे। फिर इंडिया ने और बड़े रिकॉर्ड कायम किए हैं। 10 लाख के करीब आबादी है वहाँ। बिल्कुल। और ये अकेला रिकॉर्ड नहीं है, स्लम्स का तो इनका रिकॉर्ड है। इसके अलावा इंडिया के रिकॉर्ड्स क्या हैं कि दुनिया में सबसे अनसेफ कंट्री फॉर विमेन इज इंडिया। फिर उसके अलावा सबसे ज्यादा जो है आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इन्फेंटिसाइड जो है, आपके जो बच्चियां हैं जो पैदा होने से पहले मार दी जाती हैं, या वो फीमेल जो आपके बच्चे हैं जो पैदा होते हैं उनको पैदा होने के बाद मार दिया हो या पहले। बिल्कुल अबॉर्शन, उसमें भी इंडिया नंबर 1 डिस्क्रिमिनेशन है। वहां पर आप देखिए रेप केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है जो आप दीगर कौमों के बारे में कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ और क्रिश्चियंस के खिलाफ और हमें दिखाया जाता है, दुनिया को दिखाया जाता है बॉलीवुड इज इंडिया, दुनिया को दिखाया जाता है अंबानीज इज इंडिया। जी नहीं, आपको इंडिया की असली शक्ल हम आपको दिखाते हैं जहाँ इतनी गुर्बत है। और वहाँ इनकी मेरे ख्याल है अंबानी की शादी का अगर एक दिन का खर्चा वहाँ लग जाता तो ये स्लम खत्म हो जाता। ये लेकिन नहीं, शादियों पे लगाना है और पता नहीं किस तरह सोने की बारिश हो रही है। फजूल, मतलब जो लोग चेंज ला सकते हैं वो लाना नहीं चाहते, उनको चाहिए ये गुर्बत। तो ये हम आगे चलकर शो में बात करेंगे। मारिया बी से मुतालिक भी कुछ क्या है वो? हाँ, मारिया बी का अलग फड्डा चल रहा है। अच्छा, अब शोबिस की दुनिया में आए, वहाँ भी काफी सारी चीजें चल रही हैं। मारिया बी और वो जो टर्किश इन्फ्लुएंसर हैं, हो ये चलता ही जा रहा है। अब तो मिशी खान के भी पीछे पड़ गई हो। हाँ, मिशी खान ने वीडियो बनाई तो ये जो टर्किश नहीं टर्किश इन्फ्लुएंसर, हाँ, उन्होंने उसको भी कहा कि अभी तुम उससे मेरा दिमाग मेरा चलता है तो तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो, तुम बात ना करो। तो अब उसमें मिशी खान भी कूद पड़ी और वो मारिया बी की साइड जरा सपोर्ट में उन्होंने कुछ कहा, तो वो उधर भी अब इनके बारे में आया कि इन दोनों ने एक दूसरे को नोटिस दिए हैं, सू कर रहे हैं, डेफेमेशन के नोटिस आ रहे हैं। तो वो नोटिस जरा एक कॉपी हमें भी मिल जाती तो जरा बेहतर हो जाता। अभी तक तो दोनों ने तस्दीक नहीं की मिलने की नोटिस, अभी तो उन दोनों को नहीं मिले। तो फिर दोनों ने एक दूसरे को भेजे नहीं मिले। हाँ, और मुझे ये भी नहीं कि किस शहर में और कहाँ उन्होंने दायर किया है, टर्की में या यहाँ, थोड़ी प्लीज हमें डिटेल दे दें, हमें सुकून आ जाए। अच्छा, इसके अलावा और फिर हमारे पास, हाँ, ये तो बात हम कर ही रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो आज शो में है, हम आपको बताएं, विल टॉक अबाउट अलीज़ा शाह ऑल्सो। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, डिप्रेशन की बात करते हैं, डिजिटल मैं कहती हूँ दुनिया जिसने इतना ज़्यादा लोगों में, बच्चों में मेंटल हेल्थ के मसाइल पैदा कर दिए हैं, डिप्रेशन क्रिएट किया और बहुत से मसाइल। तो अलीज़ा शाह का अभी इस वक्त शोबिस को बाय बाय कह देना, सोशल मीडिया अकाउंट्स को बाय बाय कह देना, तो दिस इज डिस्टर्बिंग करना कि वो हेल्थ से ज़्यादा बुरा है ये सोशल मीडिया। और ये आई शोबिस में सब इसके इतने फैन फॉलोइंग हुई, इसके बड़ा पसंद किए जाते थे ड्रामे, और फिर क्या हुआ कि एक के बाद एक गलत सिचुएशन में ये इन्वॉल्व हुई। बहुत फैन फॉलोइंग थी, ये गुस्सा, ये एग्रेशन, क्या हुआ अलीज़ा शाह को, व्हाट्स गोइंग ऑन विद हर। और मुझे इसमें लगता है कि ये डिप्रेशन का उसमें बहुत बड़ा ताल्लुक है। सोशल मीडिया को इस तरीके से कह देना ठीक है, आप कम इस्तेमाल कर दें उसका अगर आप, लेकिन वो जो माइंडसेट बता रहा है कि वो डिप्रेस हैं, और ट्रोलिंग का हर इंसान पे इंक्लूडिंग सेलिब्रिटीज के भी माइंडसेट पे, लाइफस्टाइल पे, वेलबींग पे उनका बहुत असर होता है, तो उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा नोमी अंसारी, यस वी मस्ट टॉक अबाउट नोमी अंसारी। एक डिस्टर्बिंग खबर थी
वेरी फेमस डिजाइनर, उनको नोटिस हुआ जी क्या? जी, उनको एफबीआर का 1.25 बिलियन का जो है टैक्स का उनका कह रहे हैं कि घपला है और अब जी। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब सोचो जिसकी टैक्स रिटर्न 1.5 बिलियन एक्सपेक्टेड थी तो उनकी अर्निंग कितनी होगी यार। मैं डिजाइनर बनना चाहती हूँ लेकिन बस। लेकिन फिर नोटिस के लिए तैयार है। नहीं, मैं अगर टैक्स ऐसे दूंगी। ओए, मैं टैक्स के मामले में मेरे अब्बा क्या ने जो चले? है ना, अब्बा ने मतलब अब मेरे अब अम्मी कहती, अब क्या अम्मी कहते हैं, जान कहा अम्मी जान करती कहती थी। हैं कि भाई जो कोई भी कारोबार छोटा बड़ा नहीं होता, टैक्स तो जरूर देना है। टैक्स तो और जरूर बाकी देना है। मेरे अब्बा ने, मैं जब फर्स्ट ईयर ऑफ अर्निंग था, अब्बा ने मेरी तभी फाइल बना ली थी इयर्स अगो, और मैं तो ज़ाहिर है, सालों priority से basis पे 90 से इंसान- टैक्स दे रही हूँ। मेरे अब्बा ने कहा बेटा इस चीज पे नो बहुत कॉम्प्रोमाइज, अच्छी बात नो है, आप एक कॉम्प्रोमाइज। जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दे रही है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये हमने कि थोड़ा सा नैब ने inkling उसकी बता दी है। इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है दिया। नोमी अंसारी पे, और 1.5 बिलियन का जो टैक्स का मसला है, देखिए उस पे हाँ, क्या क्या हो होता रहा है है इसमें, आगे आगे क्या होता है, ये बिल्कुल हम ऐसे। बात तो अब करेंगे। शो को बाकायदा तौर पर शो का आगाज करते हैं और ये पाक भारत मामले की बात करते हैं। पहलगाम वाक़े के बाद सरहद की दोनों जानिब तनाव की सूरत हाल बरकरार है। भारत का झूठा जो प्रोपेगेंडा है वो कामयाबी नहीं हो रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सब कुछ वाज़े तौर पर बता दिया है कि हमने डिप्लॉय किया है पाक आर्मी को मुख्तलिफ जगहों पर, क्योंकि भारत के अज़ाइम कुछ ठीक नहीं है। न्यूक्लियर वेपन से मुताल्लिक भी उन्होंने वाज़े तौर पर कहा। तो हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एनालिस्ट जनरल रिटायर्ड मीसम रजा साहब मौजूद हैं। मीसम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये कितनी कितनी सीरियस, वालेकुम सलाम आपका कि आपने हमें इस काबिल समझा। सर, थैंक यू, गुड थैंक यू। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड सर। मॉर्निंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गुड मॉर्निंग जी 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 सर पहले बताएं कि आपको हमारे जो है ना जज्बा जुनून कैसा लग रहा है। आपने हमारा सुना होगा, हम तो बातें करें, मेरे पास तो पेपर भी नहीं है, पकड़ो से। हाँ, ऑनेस्टली आप जब बोल रही थी तो मैं ये समझ रहा था कि मुझे इन्होंने बुलाया क्यों है, कि इतना अच्छा आप बोल रही थी नहीं नहीं सर। और मुझे सुनना इतना अच्छा लग रहा था कि मैं चाह रहा था कि बस आप बोलती जाए और मैं सुनता जाऊं। माशाल्लाह। नहीं, बहुत से ऐसे मामला थे कि आपको भी बुलवाना बहुत जरूरी है ना, आपसे जो हमें इंफॉर्मेशन और आपकी लेकिन एक्सपर्टीज। शुक्र है इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी तरफ देख के बोले। देखिए, अच्छा वैसे मुझे आप समझे नजर समझे, नहीं क्लू आ क्लू। रही। सर थैंक यू सो मच। हंसते मुस्कुराते भी ज़ाहिर है हम बात करते जाते हैं और बड़ी सीरियस बात भी कर जाते हैं। अच्छा मीसम साहब, मुझे बताएं कि इस वक्त कितनी सीरियस है सूरत हाल, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हम कैसे एनालाइज करें इस सिचुएशन को? मैं डियर मेरा एक जो वो टेक्निकल टर्म में एक बोलते हैं बेंचमार्क। बेंचमार्क कहते हैं किसी भी फैक्ट्री में किसी चीज का स्टैंडर्ड चेक करना हो ना, तो वो एक बेंचमार्क रखा होता है कि मिनिमम ये स्टैंडर्ड होना चाहिए जी। इंडिया की तकलीफ का जो बेंचमार्क है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाकिस्तान प्रोग्रेस। वो क्या खूब एक शायर ने कहा ना, जब बहार आई तू सहरा की तरफ चल निकला। जब भी पाकिस्तान तरक्की की राह पे निकलना शुरू होता है, अपना ट्रैक पकड़ता है, ये दद्दे कुलन जो है, ये हिंदुआता को, मैं अपने इस प्रोग्राम में जितने भी मिनट का आपका है, मैं एक वर्ड यूज करूंगा, हिंदुआता, बिकॉज इंडियंस आर डिफरेंट। इंडियन, आई लव इंडियन पीपल, आई रिस्पेक्ट इंडियन पीपल, और वो हमारे हमसाए हैं, और जो हमारे दीन ने हमसायों का जो हकूक दिए हैं, हम उनको पूरा पूरा उनका एहतमाम करेंगे। बट हिंदुआता इज डिफरेंट, हिंदू इज डिफरेंट। हिंदू इज अ रिलीजन, रिलीजन तमाम हमारे लिए काबिल एहतराम है। हिंदुआता इज अ माइंड सेट। सही, बिल्कुल तो सही। ये जो जब भी पाकिस्तान तरक्की की राह पे चला है तो हिंदुआता को दर्दे कुलांज उठा है। अब ये पिछले हफ्ते ही हमारी एक बहुत बड़ी मिनरल्स एंड माइनिंग कॉन्फ्रेंस हुई जी, और जिस पे पूरी दुनिया के इन्वेस्टर जो हैं वो आए हुए थे, और बड़ी बड़ी कंपनियां, बैरक गोल्ड जैसी कंपनियां, उन्होंने अपना इंटरेस्ट आके न सिर्फ शो किया बल्कि उन्होंने अपनी ऑफिसेज और इधर हायरिंग शायरिंग शुरू कर दी। गोल्ड के दुनिया के जितने भी जखायर हैं उनका 40% अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से निकला है। ओह माशाल्लाह। अब इसके बाद कॉपर है, टाइटेन है, व्हाट एंड व्हाट नॉट। अब पाकिस्तान $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी एक्सप्लोर करने जा रहा है। तो ये कैसे इस बेंचमार्क को ये हजम होता? इन्होंने अचानक ये ड्रामा रचाया है, कपल्ड विद आगे बिहार में 2025 में इलेक्शन आ रहा है। आप पूरा इनका 99 से बीजेपी का और हिंदुआता आरएसएस का आप इलेक्शन ट्रैक देखें, 99, 2004, 2009, 13, 14,
उसके बाद 19, अब 25। जब मोदी साहब 2014 में बिहार में इनका जलसा पूरी तरह इनका नैरेटिव पिट चुका हुआ है, जलसा मुकम्मल फेल है। मोदी साहब के जलसे से 10 मिनट पहले बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ठीक 10 बजे, 10:03 पे इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर आता है, और उसके बाद मोदी साहब मुसलमानों को रगड़ लेते हैं, हिंदू अच्छा सर, थोड़ा सा अगर थोड़ा हम तेजी से अगर आगे बढ़े तो अभी की अगर सारा सूरत हाल हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो डिप्लॉय किया हमने फौज को अपनी, और वजीर दिफा ने बताया है, लोग भी ये जानना चाह रहे हैं कि कितनी ये सीरियस है सूरत हाल, या सिर्फ ऐसे ही है ये स्टेटमेंट्स हैं और ये 2-3 दिन में कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल ये न्यूट्रलाइज इस दफा होने को हम नहीं देंगे, क्योंकि इस दफा उन्होंने कुछ पिछली दफा 2019 में इन्होंने टैक्टिकल मूव्स की थी, वो जो 2 कब्बे मारे थे और वो जहाज में जो 2 दरख्त मारे, और अभी नंदन को भी इधर छोड़ के जहाज भी अपने दोनों जहाजों का मलबा अभी तक इधर पड़ा हुआ है। वो इस दफा उन्होंने हमें स्ट्रेटेजिकली हाथ डाला है, उन्होंने हमारा पानी बंद करने की कोशिश की है, और वो इंडस्ट्री उन्होंने ब्रेक की है जो 1960 से बड़ी म्यूचुअली और तमाम दुनिया अक़वाम आलम के सामने बैठ के साइन हुई। इसको बंद करना ये एक जोक नहीं है, इसका बंद करना तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको ये बताता चलूं, इस बात का उनका मुंह से निकालना भी जो है, ये हमारे लिए एक्ट ऑफ वॉर है, एंड वी हैव कंसिडर्ड इट एक्ट ऑफ वॉर। अब चाहे ये अपनी कौम के चंद वोट लेने के लिए इन्होंने ये शोषा छोड़ा है, बट इस दफा हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। बिल्कुल सही है, ये सीरियस ले आपने सर जिस तरह अभी बोला ना, आपने शुरू में मुझे बात बिल्कुल सही लगी कि कोई क्या होता है, नॉर्मली ऐसी चीजों के पीछे कोई वजह होती है, एक स्मोक स्क्रीन होती है, जो पहलगाम अटैक भी है, और उसके पीछे उन्होंने बताया कि वन रीजन कैन बी कि हमारे जो मादनियात वगैरह मिनरल्स डिस्कवर हुए हैं पाकिस्तान की और ये, और वाकई जब हम लोग सीधा कहीं जाने लगते हैं तो यहाँ से कोई ना कोई शोषा ये लोग छोड़ ही देते हैं। तो आप मुझे बताएं कि हाउ वेल प्रिपेयर्ड इज हमारी फोर्सेस, आपको लगता है कि हमारा जो सेफ्टी का इस वक्त सारी स्ट्रेटजीज चीजें बन रही हैं, हम लोग कितने प्रिपेयर्ड हैं? मैं सच्ची बात बताऊंगा, आपकी जो गुफ्तगू सुन रहा था ना, मेरा ख्याल है वो गुफ्तगू ही हमें हमारा एक स्टैंडर्ड बता रही है कि हाउ वेल प्रिपेयर्ड वी आर। जी। इस दफा ये कोई वो टेक्निकल वॉर और टैक्टिकल वॉर नहीं होनी, ये मैं आपको वाज़ेह अल्फाज में बता रहा हूं। ये हमारे लिए डू एंड डाई की गेम है, जो उन्होंने हरकत की है ना, ये हमारे लिए डू एंड डाई। इसके लिए अब हमें नहीं पता कि उनके पास क्या है, हमें नहीं पता कि हिंदुआता ने हमारे लिए क्या तैयारी की है, ना हमें जानना है, ना हमें गर्ज है इस बात से कि इनके पास क्या है और इनकी तैयारी क्या है। सही, हाँ, हमें ये पता है कि हमारे पास क्या है और हमने वो तैयारी कर ली। वी आर ऑल सेट। और अगर इनके, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, क्योंकि आपके प्रोग्राम की मैं देख रहा था रीच माशाल्लाह इंडिया भी काफी है और बड़े लोग आपको फॉलो करते हैं। मेरे बयान तो वैसे ही वायरल हो रहे होते हैं। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह मैं इंडियन पब्लिक को भी कि ये जो आगे से आपको काउंटर में जवाब दे रहे हैं ना कि क्या है, हमें ये न्यूक्लियर की थ्रेट देते हैं तो हम भी एक न्यूक्लियर, अबे तुम्हें न्यूक्लियर चलाने का मौका कौन देगा? हम तुम्हें सांस लेने का मौका नहीं देंगे, तुम न्यूक्लियर की तो बहुत बाद में बात करोगे। वी आर दैट प्रिपेयर्ड, इसलिए कि ये अब हमारे सर्वाइवल की गेम है। और क्या खूब वो इकबाल ने कहा है ना, मुझे अब इस सिनेरियो में जाके, उस शेर की जाके, अब मैं सच बता रहा हूं कि मुझे समझ आई है कि मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा। हम ठीक है, वी आर प्रिपेयर्ड, हम बहुत वेल प्रिपेयर्ड है, मगर जो इस वक्त जज्बा और ईमान की इस वक्त कंडीशन है जी। मैं आपको आई विश के आई कैन टेक यू टू द फ्रंट लाइंस कि इस वक्त लिटरली वो मुहावरतन जो कहते हैं ना कि हाथों में खुजली हो रही है, हमारे इस वक्त हमें पूरा यकीन है, हमने सर यहाँ पहले भी देखा है कि आप यकीन करें कि जो जरा सा डर कुछ भी नहीं है,
वी आर ऑल सो क्या कहना चाहिए प्रिपेयर्ड, और एक ऐसा जज्बा है जो मैंने मतलब बड़ा रेयर होता है कि कोई ऐसे महसूस करे। इस वक्त कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है, आवाम के जज्बे बहुत बुलंद है। अच्छा सर, ये बताइएगा जनरल साहब, ये जो इन्होंने हमारे चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स और कुछ हमारे जर्नलिस्ट के यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक कर दिए हैं इंडिया में कि वहाँ उन तक खबर ना पहुँचे कोई भी कि असल में क्या पिक्चर है, ये क्यों है और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सबसे पहले तो इस के जवाब में मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अच्छा, ये हमारी पहली जीत है, ये हमारे नैरेटिव की जीत है, ये हमारे मीडिया की जीत है। पहली जीत ही हमने परसेप्शन की जीत है। इस वक्त जो हमारे मीडिया ने जो जंग लड़ छोड़ी है ना, ये 5 दिनों के अंदर, वो अगली जंग तो बाद में हमने लड़नी है ना। जो आप लोगों ने जंग लड़ छोड़ी है, इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। और ये इनके हमारे चैनल बंद करना, that speaks हमारी सक्सेस। बिल्कुल, ये हमारी कामयाबी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगले 2-3 रोज बड़े क्रूशल हैं अभी पाकिस्तान और इंडिया के इस मामलात को लेकर। 2-3 रोज नहीं थी, हम तो अगले 2-3 मिनट के लिए भी तैयार है। एवरी सेकंड इज क्रूशियल फॉर अस, वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। और हम इस वक्त हम डिफेंसिव डॉक्ट्राइन पे नहीं है। ये ज़ियाउल हक और उससे पीछे वाला जो दौर था ना, वो हमारी मिलिट्री स्ट्रेटजी थी डिफेंसिव डॉक्ट्राइन। मगर सलाम है मिर्जा असलम बेग साहब पे, जिन्होंने आके हमारी डॉक्ट्राइन चेंज की और अब हमारी ऑफेंसिव डॉक्ट्राइन है। हम सिर्फ वेट करेंगे जब हमें पूरा श्योर होगा कि हिंदुत्व माइंडसेट जो है अब वो पाकिस्तान के साथ मुठभेड़ करना चाहता है। ये गीदड़ बबकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। डरे तो वो जिसको मौत का डर हो। हमें तुम्हें उतना जिंदगी से प्यार नहीं जितना हमें मौत से प्यार है। तो हम पहल करेंगे इस दफा हम इंतजार नहीं करेंगे तुम्हारा। जी जी, मुझे ये बात अच्छी लगी। कबल इसके कि हाँ, सूरत हाल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जवाब देंगे हमेशा की तरह नहीं, इस दफा हमने ही सवाल जनरल रिटायर्ड बीसम रजा साहब, बहुत शुक्रिया और बड़ा बेहतरीन तरीके से आपने एक्सप्लेन किया और वो जज्बा ना। देखो, जज्बे तो हम सब फील करते हैं, लेकिन उनको अल्फाज में बयान करना आसान नहीं होता। जनरल साहब ने बहुत वाज़ेह तौर पर बताया कि हम कितना प्रिपेयर्ड हैं, और उन्होंने कहा कि भारत वहां सोचेगा अगर कुछ करने की तो हमारी तरफ से वो एक्शन देखेगा। और सारे कोई फिक्शन नहीं है कि उन्होंने कुछ एग्जैजरेट किया है। बिल्कुल दिस इज द ट्रूथ। एक एक लफ्ज इनका सही है, सच है। जो जज्बा फौजी जवानों का है वही जज्बा आप देख रहे हैं आम लोगों का है। आप जरा निकल जाएं सड़कों पर, लोगों से बात करें तो वो किस तरीके से कहते हैं कि हम तो हम वक्त तैयार हैं, हमारी तरफ से यानी हमारी कैपेसिटी में जो कुछ मदद हो सकेगी हम वो करेंगे, और ऐसा करते आए हैं। अच्छा, 65 में आप देख लें 71 उसके बाद भी भारत के लोगों का माइंडसेट आप देखिए, वो इतना अपोज कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को कि क्या आप लोग फजूल, कोई इशू है भी नहीं और आप उसमें इतना इसको वॉर की तरफ लेके जा रहे हैं। जिससे लगता है ना कि आम शख्स क्या चाहता है, एक सुकून की जिंदगी, प्रॉस्पेरिटी। इंसान दुनिया में आया कहता है कि मैं प्रॉस्पर करूं, सुकून से जीऊं, और वो नहीं करने दे रहे आप उनको। उनका मसला नहीं है कि मिनरल्स नहीं चाहिए आम लोगों को, ये गोल्ड डायमंड चीज़ें नहीं चाहिए, उनको सुकून की ज़िंदगी चाहिए। उनके बच्चे पढ़ लिख जाएं, इज्जत की रोटी कमा लें, वो इस दुनिया में थोड़ा सा अपना नाम बना लें, इज्जत से अपनी ज़िंदगी गुजारें और मर जाएं। बस ये सबका जो है अल्टीमेट गोल है। इसके अलावा आम आदमी कुछ नहीं चाहता। हाँ, लेकिन ये मोदी सरकार को कौन समझाए। और ये आ जाएगी, समझ आ जाएगी। एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं राइज एंड शाइन के सिलसिले को देखते रहेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा आपको एनर्जी, फैक्ट्स, इंफोटेनमेंट कहीं नहीं मिलेगी। स्टे विद अस ऑन 365 न्यूज़। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी, वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन एवरीवन। कितनी फील है वैसे इस शो में, आप देखें खड़े होकर भी हम करते हैं, फिर उसके बाद टेबल आ जाती है, फिर उसके बाद हम वहाँ चले जाते हैं, तो बड़ा हैपनिंग है। अभी वो बच्चे ने मुझसे पूछा कि आप ही कॉफ़ी ठंडी हो गई है, गर्म करके दोबारा लाऊं या ताज़ी कॉफ़ी लाऊं? तो मैंने कहा बेटा, ये जो बासी कॉफ़ी और चाय मैं सिर्फ अपने घर में पीती हूँ, यहाँ मेरी थोड़ी सी इज्जत है, ताज़ी ला दो मुझे। मैं मॉडर्न कुड़ियाँ थे, मॉर्निंग शो करन ऐसे ना करो। घर में तो होता ही है मेरे साथ कि चाय ठंडी हो गई, इसको गर्म ये भी करती रहा करें। वैसे 2-3 दिन से आप बहुत सीरियस चल रही हैं। हाँ। थोड़ा सा बीच बीच में जरा ये होता रहे तो अच्छा रहता है। नहीं, वो बता क्या, कोई जरा माहौल ही ऐसा, कुछ ऐसा माहौल है, जोकिंग का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन ये कि क्या, बस बात है ही सीरियस, हालात इतने सीरियस हैं। अच्छा, इसके अलावा ना कुछ लोग फेक अलर्ट्स भेज रहे हैं एक दूसरे को टेक्स्ट करके कि जी यहाँ हमले का खतरा है, फलां जगह ना जाएं, इस जगह ना जाएं, ये नोटिस आया, वो नोटिस आया। फिर वो लेडीज ग्रुप में तो हमारे यहाँ पता क्या होता है,
फौरन फॉरवर्ड करना नहीं, शुरू हो ये- जाती हैं। प्लीज रहने दें आप। ये आपका बहुत काम बिल्कुल है। सही आपने तवज्जो दिलाई है। इस वक्त इस चीज का भी ख्याल रखना है। सोशल मीडिया मैं भी देख रहा हूं कि उल्टी सीधी वॉर मॉन्गरिंग आप भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो अपना काम कर रही हैं, वजारत दिफा अपना काम कर रही है, हुकूमत अपना काम कर रही है। तो आप मुतमईन रहें, सुकून से रहें। आप इस तरह की खबरें उल्टी सीधी ना फैलाएं, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि स्ट्रेटेजिक क्या मामलात होते हैं, किस तरीके से इंफॉर्मेशन को रखा जाता है अपने तई। मतलब आप कोई अनजाने में ऐसी बात कर सकते हैं जो गलत। मतलब अच्छा खैर, आपकी सोर्स क्या है कि आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है कि आपको जगह भी बता दी, कहाँ हमला हो रहा है, कहाँ हो सकता है ये वो, तो ये प्लीज विदाउट वेरिफिकेशन, और जो इस बिल्कुल, वक्त ये जो सारे हमारे जो- नोटिफिकेशन आपके, मैं कहती हूँ हुकूमत से आपको जारी हो, ISPR से कोई अगर नोटिफिकेशन आपको आई है वो, तो उसके अलावा आपने किसी को बिल्कुल। नहीं बिलीव करना और फॉरवर्ड नहीं करना। बिल्कुल, खबरदार। डिफेंस के मामलात फौज के पास है और बड़े सही तरीके से हुकूमत इस वक्त वो फौज मामलात को देख रही है, तो आप फिक्र ज्यादा ना करें इससे मुतालिक। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और ये जो हमने शो के इंटरव्यू में बताया कि CCI की मीटिंग हुई है और इस मंसूबे में वो जो नहर निकालने का मंसूबा था इसको ख़त्म करने की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है और इसमें तमाम सूबों के वज़रा आला मौजूद थे। इत्तफ़ाक़ राय यही हुआ है कि मंसूबा वापस लिया गया है, उसे ख़त्म कर दिया गया है। और CCI की मीटिंग जब दोबारा होंगी तो उसमें ये कंसेंसस डेवलप किया जाए और कोई भी फैसला, यानी ये नहरें निकालने का नहीं, कोई भी फैसला अगर होगा तो कंसेंसस के साथ आगे चलकर किया जाएगा, क्योंकि पानी के मसाइल हैं, एग्रीकल्चर के मसाइल हैं, तो इस पर मुश्तरका तौर पर फैसले होंगे। तो हमें ज्वाइन किया इस वक्त सिंध हुकूमत के तर्जुमान हैं अली राशिद साहब ने। अली भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत से। तो कल ये पेशरफ्त हुई, खुशाइन था, ये पिक्चर भी सबने देखी। मुबारकबाद देनी चाहिए अली भाई, बड़ी मुबारक हो आप लोगों का। बहुत, मैं कहती हूँ इसमें जो स्टांस था वाज एग्रेसिव, फर्म, और ज़बरदस्त सब उसके रिजल्ट आए कि फाइनली अनाउंसमेंट हो गई है। खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक, पूरे पाकिस्तान को मुबारक, सिंध की आवाम को मुबारक, बिकॉज ये मंसूबा जैसे हमने डे वन से ही कहा था, ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, सिंध के मुफाद में तो है ही नहीं, बट ओवरऑल इट वाज नॉट बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान। और हमने पहले ही इसकी क्लैरिटी दी हुई थी कि जो पार्लियामेंट और आइन ने जो तकाजे बनाए हुए हैं इस चीज़ को अप्रूव करवाने के, वो पूरे नहीं हुए हैं, वो CCI में ही होते हैं। मगर फिर भी कुछ लोगों ने उस पर सियासत की, उसको थोड़ा ठीक है, उनका भी हो सकता है कुछ खदशा हो कि हो सकता है ये सब, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किए, रोडें भी बंद कर दी, सब चीज़ें की, मगर हम डे वन से ही कह रहे थे कि दिस विल नॉट हैपन। और कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक स्टांस बनाने की कोशिश की कि जैसे पीपल्स पार्टी ने इसकी मंजूरी दे दी है, वो भी गलत साबित हो गया। मगर इट गोज़ टू शो कि कैसे लोग होते हैं, प्रोपेगेंडा कैसे करते हैं। मगर एंड ऑफ द डे वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो या कुछ हो, वो मुल्क को ही नुकसान पहुंचाती है। पर अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ क्लियर हो गई है एंड मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, इसमें मजीद वजाहत के लिए जो लोग आपको भी सुन रहे हैं, ये 6 कैनाल्स की बात हो रही थी कि भाई 6 कैनाल्स निकाले जाएंगे, तो ये तमाम 6 कैनाल्स का मंसूबा खत्म कर दिया गया है, इसकी क्या डिटेल? जी बिल्कुल, फिलहाल 6 के 6 कैनाल जितने भी हैं उन सब का जो मंसूबा उन्होंने बनाया था वो मंसूब कर दिया गया है। इसलिए देखें, मंसूबा जब भी कोई बनता है उसका एक प्रोसेस होता है। पहले वो PSDP उसकी बनती है, फिर वो एक्निक में जाता है, फिर CCI में आता है, फिर उस पर डिलिब्रेशन, डिस्कशन पे कंसेंसस से काम होता है। एंड वी न्यू बीइंग इन द गवर्नमेंट कि इसका क्या SOP है इसको करने का, तो हमें पता था कि ये नहीं बनना है, मगर फिर भी लोगों ने इस पर सियासत की, हमें बुरा भला का, बट खैर जीत एंड में जीत सच की होती है और वो हो गई। बिल्कुल, बल्कि मोदी सरकार को थैंक यू करना चाहिए कि जो आपने सिचुएशन क्रिएट की, उससे जो हमारे अपने फड्डे थे वो रिजॉल्व हो गए और हम एक हो गए एंड वी आर मोर यूनाइटेड देन एवर। और ये तस्वीर उसका सबूत है। जी, जो सारे आपको वजीर आला साथ इकट्ठे नजर आए हैं, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू मोदी सरकार एंड द वर्ल्ड कि वी आर यूनाइटेड। तो ये बड़ा अच्छा, और ये जॉइंट फैमिली में भी होता है कि ना छोटे छोटे इधर देवरानी जेठानी में फड्डे मसले ये वो, और कोई बाहर से थ्रेट आती है तो सब एक हो जाते हैं ना, भाई एक हो गए सब। ये तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात हुई, टाइमिंग इसकी बहुत अच्छी है जब ये रिजॉल्व हुआ इशू। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। एक घर में भी देखें, अब मैं तो कहूँगा कि झगड़ा भी नहीं, इख्तिलाफात होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर घर में होती है। वो जैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि बाहर से कोई हमला हो जाए, बाहर से कोई आ जाए, तो फिर सब यूनाइटेड हो जाते हैं और इट्स अ वेरी गुड थिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया एंड बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बहुत अच्छा मैसेज गया है मोदी सरकार को। अच्छा, एक और चीज़ कहिएगा, CCI की मीटिंग में ये भी डिस्कस हुआ कि मंसूबे पर तो अमल दरामद नहीं होगा और ये ज़ाहिर है उसको रोल बैक
लेकिन पानी तो कम आ रहा है सिंध में, तो पानी की तकसीम के मामले पर कोई डिस्कशन हुई है कि इसको कैसे बेहतर बनाया जाएगा? देखिए वो सब चीज़ें नेक्स्ट एजेंडा में डिस्कस होंगी, मगर पहले ही हमने ये डिस्कशन जो प्रायोरिटी पे था, जिसकी वजह से पॉलिटिकल अनरेस्ट भी हो रहा था, आपको पता है ताजिरों को नुकसान हो रहा था, लॉजिस्टिक्स रुकी हुई थी, एम्बुलेंसेज वगैरह ऐसे रोड ब्लॉक्स लोग जो कर रहे थे, ये प्रायोरिटी बेसिस पे पहले हमने इस चीज़ का हल निकाला, इसकी क्लैरिटी ली कि ये हम अनाउंस कर सकें कि ये बन नहीं रहा। सेकेंड चीज़ हमने कंसेंसस ये बिल्ड की कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी कोई चीज़ होगी तो ये प्री मैच्योरली हम अनाउंस नहीं करेंगे कि उस पर पॉलिटिकल स्पेकुलेशन शुरू हो जाएं और लोग आके रोडों पे निकल आएं। ये पहले सीसीआई में डिस्कस होगा, कोई भी ऐसी चीज़ होगी, फिर उसकी अनाउंसमेंट जाके होगी। और स्पेकुलेशंस के खात्मे के लिए जो बात करें, इसीलिए मैं ये सवाल भी कर रहा हूं कि देखें, इसके बावजूद कल जो ये खबर आई और वज़ीर आला सिंध ने भी बात की मीडिया से, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने कुछ इसमें से निकालने की कोशिश की कि भाई फिलहाल का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर लिया आपने। तो मजीद क्लैरिटी के लिए अगर सीसीआई की मीटिंग होती है, सीसीआई की अगर मीटिंग होती है तो इसमें कैनाल्स के मामले में डिस्कस नहीं किया जाएगा, यानी या ये डिस्कस होगा मामला? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए वो जो शेर पसंद अनासर हैं, जो शरारती लोग हैं, जो चाहते हैं पाकिस्तान का नुकसान हो या वो चाहते हैं अपनी सियासत चमकाना इस चीज़ से, वो तो एक एक लफ्ज़ को, एक एक अल्फाज को पकड़ेंगे और उसको ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए फ़िलहाल से मकसद ये है कि अभी तो ये नहीं हो रहा। आप अगर पंजाब हो गया या केपी हो गया, बलूचिस्तान हो गया, फ्यूचर में कहीं कुछ और उनका कोई मंसूबा हो, उनकी राइट है। अगर वो कोई नया चीज़ प्रपोज करने, देखिए मैं अगर आप कोई चीज़ लेके आए उसको मैं शूट डाउन कर दूं और कहूँ कि नहीं ये नहीं हो रहा, नहीं, लेकिन इस चीज़ पे डेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। ये चीज़ तो खत्म हो गई ना, ये तो खत्म हो गया, इसको तो शेल्फ कर दिया, इसको अब नहीं कर। ठीक है, अगर कोई नई चीज़ आएगी तो वो जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, वो अपने आइडियाज दे सकते हैं, मगर उसको एक्सेप्ट करना ना करना वो सीसीआई पे डिपेंड करता है। और पंजाब का क्या मौक़िफ़ रहा अली भाई इसमें कल की मीटिंग में? अली राशिद, आपसे ये भी पूछेंगे कि ये तो ठीक है भाई, वी शुड मूव फॉरवर्ड नाउ। एक चीज़ दुनिया ने देखी है कि पाकिस्तान की वीकनेस तो है पानी, ठीक है, अभी फॉर नाउ इट्स रिजॉल्व एंड एवरीथिंग, लेकिन अभी आगे के लिए हमारे भी मसले जो अंदरूनी हैं, बाकी इंडिया भी हमें यही थ्रेट करता है पानी से, हर कोई में पानी से डरा रहा है। हम अपना ये डर ख़त्म क्यों नहीं कर लेते वंस एंड फॉर ऑल, और अगले कुछ सालों में हम ये अपना मसला जो है ख़त्म करके अभी इस वक्त, क्योंकि इतने सिंध हुकूमत ने प्रोजेक्ट्स आए, वर्क फॉर सिंध, ये शहरा भुट्टो, बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स किए हैं, स्कूटी है, बसेज हैं, रोड्स हैं, क्यों नहीं अब ज़रा फोकस करें अगले कुछ सालों में जस्ट ऑन वाटर स्टोरेज, डैम्स एंड वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स, बस इस पे हम आ जाएं, ये अनाउंसमेंट कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, हम उस पर वर्क कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द आपको खुशखबरी भी इस हवाले से मिलेगी। लेकिन आपको जैसे पता होगा, पानी सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, पूरी दुनिया में पानी का मसला है। यहाँ तक आइंस्टाइन ने प्रेडिक्शन की थी कि द थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी ऑन वाटर। बिल्कुल, लेकिन हम उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो डर इससे लगता है बात से कि हमने क्या प्लान किया फॉर द फ्यूचर। जी हाँ, तो जैसे उसने ये बताया, दूसरी चीज़ मैं इंडिया पे आ जाता हूँ कि जी इंडिया धमकियाँ दे रहे थे, कि इंडिया धमकियाँ दे रहे अगेन। हमारे पाकिस्तान में भी कभी कभी कुछ नादान दोस्त ऐसे हैं कि दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं। आपको मैं बताऊं, जितनी भी धमकियां देता रहे, ये एक हमने माइंडसेट लोगों की नज़र में ये है कि इंडिया के पास कोई नलका है, वो बंद करेगा, पानी रुक। जी ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। उनको उसके लिए डैम्स बनाने पड़ेंगे, उसके लिए जिसमें अरबों बिलियंस ऑफ डॉलर, 5-5, 6-6, 8-8 साल लगते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। जी जी, 10-10, 12-12 साल और बिलियन टू ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के मंसूबे हैं ये। तो वो ऐसा नहीं होगा। एंड एक तो इंटरनेशनल लॉज की इजाजत नहीं देगा, और सेकेंडली अगर पुश कम्स टू शव वो करना भी चाहें तो ये अगले 10 साल तक ये नहीं कर सकते, और उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। तो मैं पाकिस्तानियों को यहाँ आपके तवज्जुह से प्लेटफॉर्म से कहूँगा कि आप पैनिक नहीं करें, ऑल इज़ वेल, और इंशाल्लाह अगर कोई सिचुएशन अराइज करती भी है तो हमारी अफवाज और हम उसको दिफा करने की। लेकिन अली, आप कहना चाह रहे हैं कि जो अगेन फिर मेरा वही सवाल कि क्या वाटर स्टोरेज, डैम्स, वाटर डिसैलिनेशन, बिकॉज हमारे पास यहाँ सी वाटर है, उसको हम कंज्यूम करने के लिए इस काबिल बनाएं डिसैलिनेशन प्लांट से, इस पे कुछ काम हो रहा है? अभी शुरू करेंगे तो अगले 10 साल में हम कहीं बैठे होंगे सुकून से। हमारे मेयर हैं मुर्तजा वहाब, उनका आपने हाल ही में आपने देखा होगा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि इस चीज पे वर्किंग चल रही है, और बस सही है, बिल्कुल that's a good sign। जी अली राशिद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ किया सीसीआई की मीटिंग में, इस मामले को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कोई और अगर कहीं से रिकमेंडेशन किसी किस्म की आती है किसी सूबे की तरफ से तो उस पर
यकीनन डिस्कस होगा और कंसेंसस होगा। जी। तो यहाँ ब्रेक लेना हमने, बिल्कुल ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं ना जाएगा। स्टे विद अस, कीप वाचिंग राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग। और आपने व्हाट्सएप वगैरह नहीं बताया आज क्या किया? अभी पता, मेरा ऑन तो हो जाए। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एंड वाकई मैं आपको कह सकती हूँ कि टी इज फैंटास्टिक। चीज अरे पीएफ म्यूजियम जाएं, हाँ, नजर आएगा आपको, नजर वहाँ वो आएगा। मग पड़ा है। हम क्या करें और भाई, भी अब तो हो बहुत गया तो हो कुछ, सारे सबूत हमने म्यूजियम में रखे हुए हैं, देख लें आप। अब आप ये भी जो कहता है वही होता भी नहीं कह सकते आप। जी जो कहता है वही होता है, ठीक है। और इतना आज कंटेंट है शो में, इतनी इंफॉर्मेशन है कि मैं ना चकरा गई हूँ, पगला गई हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या व्हाट्सएप बताऊं। मैसेजेस आ रहे हैं, ये नहीं बताया हमने, हाँ, आपने नहीं WhatsApp, बताया। बिल्कुल ये नई सर्विस है, ये पब्लिक सर्विस है कि जी हमने व्हाट्सएप का जो सिलसिला शुरू कर दिया ताकि आप और हम कनेक्टेड रहें। हम जो भी बात कर रहे हैं, जो भी सेगमेंट डिस्कशन होगी, यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट। हमें व्हाट्सएप करें और प्लीज लिख के भेजना। वॉइस नोट में वॉइस नोट काफी सारे तो वॉइस नोट आए तो हम नहीं पढ़ सकते ना। वीडियो भेज रहे हैं लोग भाई, वीडियो कहाँ देखें हम शो के दौरान, वीडियो लगा लें, कैसे होगा? और बहुत से मैसेजेस भी बहुत अच्छे हैं। लिख के उर्दू इंग्लिश भेज दें आप हमें, जैसा भी है। अच्छा ये अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा फिर आर्टिस्ट की बात करते हैं। आर्टिस्ट की बात करते हैं, बिल्कुल। देखिए पहलगाम वाक़े के बाद से हमारे जो शोबिज़ इंडस्ट्री के आर्टिस्ट हैं, अब उनकी वजूहात बहुत सी हो सकती हैं कि वहाँ पर वो काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशंस हो रही हैं, जो भी हो रहा है। लेकिन देखिए जब आपके मुल्क पर कोई हमलावर है, इससे तो पहले लिंक यहाँ से शुरू करते हैं कि इंडिया के जो एक्टर्स और आर्टिस्ट हैं, जब हमारे यहाँ जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है तो वहां क्या जानी नुकसान नहीं हुआ क्या? वहां पर बिल्कुल हैं, वहां जो इतने सारे वाकयात हमारे यहाँ दहशतगर्दी के होते हैं, तो उनमें से तो एक का मुझे आप ट्वीट दिखा दें इंडियन एक्टर्स का, जिससे इंसानी बुनियादों पर ये ट्वीट किया हो कि बहुत बुरा वाकया हुआ है। किसने किया? नहीं किया। किसी ने भी नहीं किया। अच्छा, इन आर्टिस्ट पर लोग क्या कहते हैं हमारे? असल पता क्या है, वहाँ का मीडिया और आर्टिस्ट, उनकी जो स्पीच है वो कंट्रोल्ड है, फ्री नहीं है। हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, माने ना माने बिल्कुल है, क्योंकि आपके फिर आप कैसे पोस्टिंग कर रहे हैं और आपको कभी किसी ने रोका नहीं, कोई थ्रेट नहीं दी, कुछ नहीं हुआ। आप आजादी से जो चाहे पोस्ट कर सकते हैं और उसका लोग नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं कि अपने मुल्क के अगेंस्ट जो है नैरेटिव है उसको आप सपोर्ट कर देते हैं, ना बेशक नादानी में, बेवकूफ़ी में, बट क्यों? आप एम्बेसडर्स हैं, आप जो लिखते हैं, जो पोस्ट करते हैं, जो स्टोरीज शेयर करते हैं, प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, फिर लोग कह रहे हैं ना, उन्हीं आर्टिस्ट से लोग पूछ रहे हैं कि आपने, ठीक है उन इंडियन एक्टर्स ने तो नहीं किया ना, आपने कोई जाफर एक्सप्रेस या इस तरह के जो वाकयात उसे कभी कंडेम किया जी, आपने? और ये जरा लोगों ने क्या कहा है वो जरा देखिए इन एक्टर्स के बारे में, सुनिए। हम तो कहते रहते हैं, इनकी सुने। इंडिया के जितने भी लोग हैं वो किस तरीके से, मतलब वो हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले वो बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, तो हमारे शोबे की शख्सियात को चाहिए कि उनको इस वक्त कोई मतलब वो ठंडा रवैया नहीं अपनाना चाहिए, उनको बयान देने चाहिए। हमारे स्टार्स को, जो भी बड़े बड़े सेलेब्स हैं या जो भी पॉलिटिशियंस हैं, हमें मतलब स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए उनकी हर एक, ये जो वो हमारे खिलाफ जो बातें कर रहे हैं, हमें भी उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमारी गैरत का तकाजा है कि हम इन शख्सियात को, फवाद खान को और हानिया को अनफॉलो करें और इनका मुकम्मल बाइकाट करें। उनके जो स्टार्स हैं वो क्या कह रहे हैं? वो पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहे हैं, शोबिस दोनों तरफ है ना। अगर वो दे रहे हैं तो इनको भी देने चाहिए, और मोस्टली इनको ज़रूरी देने चाहिए क्योंकि वो अटैक कर रहे हैं। जो पाकिस्तानी हैं, इनके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनको अनफॉलो करें, क्योंकि अगर ये मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो इनको एक क्लियर कट अपना स्टांस देना पड़ेगा। के एक्टर्स जो है ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं, तो हमें भी चाहिए, हमारे एक्टर्स को और हमारे प्लेयर्स वगैरह सबको चाहिए कि उनके ख़िलाफ़ बयान दें और उनको बताएं कि हम भी ज़िंदा कौम हैं। अगर हानिया अमर, आतिफ असलम और इस तरह के अली ज़फ़र हो गया, इस तरह के अगर बड़े स्टार अगर इनके खिलाफ तनकीद ना करें तो इनको अनफॉलो किया जाए। जी, तो लोगों ने क्या कहा, उनके क्या तासुरात हैं आपने देखे, तो वो तो अनफॉलो करने तक बात कर रहे हैं और डिमांड यही कर रहे हैं कि उनकी तरफ से रिएक्शन प्रॉपर नहीं आया है, जिसकी वजह से लोगों के दिल दुखी हैं। तो हमारे ही स्टार्स वो अब उन्होंने क्यों नहीं डिफेंड किया, क्योंकि देखिए ट्रेल ये बता रही है, जो उनके ट्वीट्स हैं, जो उनका सोशल मीडिया स्टेटस है, वो बता रहा है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान में वाक़यात पर फौरी तौर पर वो इस तरह कंडेम करें उसको, या फिर इंडिया जो कर रहा है उसको नहीं कर रहा है वो। तो ये चीज़ें ज़रा आप भी देखें, क्यों रिएक्शन आने की वजह होती है ज़रूर कोई ना कोई, क्योंकि जब आपको लोग फॉलो करते हैं तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है, वो हर तरीके से आपको फॉलो कर रहे होते हैं। अगर पसंद कर रहे हैं तो तनकीद भी करने का हक है। कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सक्सेस जब आता है, जब आप मशहूर हो जाते हैं, इन लोगों ने जिन्होंने आपको बनाया है वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आपको आइडियलाइज करते हैं, आपका एक एक लफ्ज़ जो है वो उनके लिए बहुत मायने रखता है, उससे दिल जुड़ भी जाते हैं, दिल टूट भी जाते हैं, और आपके फैंस हर्ट हुए हैं, पाकिस्तानीज हर्ट हुए हैं, बिकॉज ये जो हमारे आर्टिस्ट हैं
मुश्किल वक्त में इनको अपने लोगों के साथ हमदर्दी करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन हमदर्दी कहीं और गई और वो एक इनकम्प्लीट मैसेज था। ठीक है, ह्यूमैनिटी के लिए आप ज़रूर कंडेम हर कोई शख्स करता है, लेकिन ये सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी जहां आपको उसी मैसेज के साथ क्लियर सपोर्ट फॉर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस होना चाहिए था। बिल्कुल। ये अब देखिए ना कि लोग, और ये हम नहीं कह रहे, ये लोग भी कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं ना, सिर्फ हम नहीं कह रहे, हर कोई कह रहा है कि हर्ट हुए हैं। और बहुत सारे लोग, पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आते, ऐसे में बहुत सारे आर्टिस्ट बोलने से डरते हैं, पता नहीं क्यों, और इतनी सारी बातें कर देंगे, ये नहीं बोलेंगे। अच्छा, वैसे जो क्या हो जाएगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वहाँ तो कोई नहीं डर रहा। वहाँ वो लोग कैसे अपने बहुत क्रूड, बहुत ही हार्श मैसेजेस दे रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बुरी बातें कर रहे हैं, तो उसको काउंटर ये होता है कि आप बड़ी तमीज़ से अपने हिसाब से भी बात करें, अपने मुल्क को भी उनकी तरफ से नैरेटिव बताएं, आप बात करें, सपोर्ट आपकी किसके साथ है ये ज़रूर क्लियर करें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, प्रोग्राम में हम आगे कुछ बात करते हैं भारत की नाकाम चालों पर। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है कि ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस बना रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने 100 से ज़ायद गैर मुल्की मिशन के सिफारतकारों को वज़ारत ख़ारजा बुलाकर ब्रीफिंग भी दी है। उन्होंने पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों के चेहरे, शनाख्त के डेटा समेत, मतलब वो सारी चीज़ें, कोशिश ये की जा रही है उनकी तरफ से कि इंटरनेशनली एक ऐसा केस बनाया जाए जिसमें पाकिस्तान को ये कहा जाए कि दहशतगर्दी को पाकिस्तान प्रमोट कर रहा है, लेकिन अभी तक उसमें वो नाकामी दिखाई दे रहा है। जो हमने फॉलो किया है, मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, बड़े ऐसे ममालिक भी हैं जो हमारे नेबर्स भी हैं, तुर्की का हमने बताया आपको, चाइना का हमने आपको बताया, फिर यूएस में भी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई है अभी तक जो भारत की सपोर्ट में कोई हो। सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसका एलामिया भी आपने देख लिया कि उन्होंने भी कोई भारत की हिमायत में कोई बयानात नहीं दिए, तो इसकी वजह से जरा अनसेटल सा दिखाई दे रहा है। मैंने कुछ अजीब चीज़ देखी कि जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं जो कि फॉरेन पेपर्स या उनके लिए लिख रहे हैं, ब्लॉग्स वगैरह के लिए, क्योंकि वहां के लिए लिखना है तो दे हैव टू बी ऑनेस्ट, वो खुद कह रहे हैं कि जी भारत प्रूफ नहीं कर पाया इस अटैक के लिए, कोई प्रूफ नहीं दे पाया, तो इसलिए उनका स्टांस इज वेरी वीक। अच्छा, उनके अपने लोग कह रहे हैं। अच्छा, हमारे ये मुझे जर्नलिस्ट से याद आया कि भारतीय मीडिया तो आपने देखा ना कैसे कि जंग की बातें कर रहा है और पाकिस्तान को मैलाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो होता यह कि भारतीय जो जर्नलिस्ट है अपने शोज पर पाकिस्तानी को बुलाते हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को। अच्छा, बुलाने के बाद उनका तरीकाकार ये होता है कि पाकिस्तान की बैशिंग कर देते हैं और जो पाकिस्तानी पार्टिसिपेंट होता है उसकी आवाज बंद कर देते हैं। 4 against 1, 3 against 1, बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन हुआ ये कि हमारे एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं अहमद हसन अल अरबी। अच्छा। अब उन्होंने क्या किया कि डिफेंस एनालिस्ट है, और उन्होंने क्या किया कि जब IR एक्सपर्ट है वो, तो उन्होंने क्या किया कि जब उनको बुलाया गया किसी शो पर, तो उन्होंने आवाज जब बंद करने की कोशिश की तो पता नहीं क्या सिस्टम उनके पास था ऐसा कि उनकी आवाज बंद नहीं कर सके। अच्छा। और फिर उन्होंने जो बोला है, पाकिस्तान को डिफेंड किया है, तो वो अपनी मिसाल आप था, मैंने देखना है, वो तो देखना है, प्लीज दिखाएं भी। बिल्कुल, विंडो पे हम दिखाएंगे, दिखाएं, ये देखिए, और ये सुनवा सकते हैं। ये तो बंदा मुझे बर्दाश्त नहीं होता, इतना बदतमीज है। अच्छा, खैर नहीं है। तो हाँ, हमें इस वक्त IR एक्सपर्ट अहमद हसन अल अरबी ने जो अरनाब है, ये अरनाब, ये वही नाम है गोस्वामी, बिल्कुल ऐसे ही है। इसको तमीज ही नहीं, इसको तो मेरे ख्याल ना घर वालों ने कोई तमीज सिखाई है, ना ये दुनिया में आके कुछ सीख सका। ही इज अ यूजलेस पर्सन। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे नुमाइंदे 365 न्यूज के नुमाइंदे इरफान उल हक ने भी हमें ज्वाइन किया है लंदन से, तो उनसे भी हम बात करेंगे। तो आप दोनों को हम वेलकम करते हैं। अहमद हसन अरबी साहब, ये जो सबसे पहले तो खैर भारत की बात होगी और भारत की वॉर मॉन्गरिंग की बात होगी, पाकिस्तान पे इल्जामात की बात होगी, लेकिन आपने जो अर्नब के शो में किया है वो अपनी मिसाल यहाँ पे ऐसा हमने देखा नहीं। कैसे कर लिया आपने? आवाज जब बंद हुई तो कौन सा सिस्टम था आपके पास कि आपकी आवाज? इनकी वीडियो तो मैंने देखी, इट्स वेरी वायरल। बिल्कुल, अरे अब तो फेमस हो गए बहुत और ज्यादा। ऑटोग्राफ प्लीज। नहीं, इट्स एन ऑनर टू बी ऑन योर शो। आप जिस तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ती हैं, देयर आर वेरी फ्यू सेलिब्रिटीज जो शोबिस से ताल्लुक रखते हैं और उनमें जो पेट्रियोटिक इस तरीके से स्पार्क करते हैं, जिस तरीके से आप उसको लेके आप एक वॉरियर की तरह पाकिस्तान का मुकदमा लड़ती हैं, और इंडिया के बारे में आपकी जो क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग है वो एक मिसाल है पूरे शोबिस के लिए कि दिस इज हाउ पाकिस्तानी शुड बी। देखने लगे जुहैब तो इतने फैक्ट जानते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही होती हूँ, लेकिन आपको अच्छा लगा, इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। दिल से बात करती है ना। थैंक यू। बात वही है, वो दिल से जो बात निकलती है, असर रखती है। जो पेपर से बात निकलती है ना वो और होती है, लेकिन दिल से जो बात निकलती है ना वो अलग असर है। नहीं, तो मुझे ये बताएं कि आपने क्या ऑब्जर्व किया वहां, क्यों ऐसा है? क्या अपने लोगों को मुतमईन करते हैं या हुकूमती फंडेड वो मीडिया है चक्कर क्या है? 5-6 लोग अपने बिठा लेते हैं, एक पाकिस्तानी पार्टिसिपेंट, उसकी आवाज भी बंद कर देते हैं।
ये क्या और सिलसिला आपको है? बताते क्या हैं उस वक्त जब कि भी हम शो पे क्या बात करने वाले हैं, क्या वो आपको कोई और चीज बताते हैं और होता कुछ और है, या वो यू प्रिपेयर्ड के बदतमीज अरनाब इज गोइंग टू बी देयर, तो कुछ भी हो सकता है, सब पता है सब। एवरीबडी नोज कि अरनाब बदतमीज है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। झूठा भी है, झूठा भी है, झूठे पे तो मैं अभी आता हूँ, लेकिन ये शो के लिए मिन्नतें करते हैं पहले बुलाने के लिए कि प्लीज आप वो सारा कुछ, जब वहां पे जाते हैं तो फिर ये बदतमीजी करते हैं। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग हमें थी। पाकिस्तानी स्पेशली आपने देखा होगा पिछले 10-15 साल से जो जा रहे हैं इसके शोज के ऊपर, वो जाते हैं और वो पता नहीं किस मतलब माइंडसेट के साथ जाते हैं, पता नहीं क्या उनको खौफ होता है या अपीज करना होता है उन्हें इंडियंस को या क्या। तो हमें बहुत चिढ़ होती थी कि यार ये क्यों कर रहे हैं ऐसे, मतलब व्हाट इज द पॉइंट। वो झूठ बोली जा रहा है, आप आगे से जी बड़े डिप्लोमेटिक बने हुए, आप डिप्लोमेट तो हो नहीं, आप पाकिस्तान की तरफ से जा रहे हो रिप्रेजेंट करने, तो पाकिस्तान के अवाम को रिप्रेजेंट करो, उनके जज्बात को रिप्रेजेंट करो। फिर जब इन्होंने मुझे शो में बुलाया तो आई वाज वेरी क्लियर, क्योंकि हम इंडिया को पिछले में मेरा जो इंटरनेशनल रिलेशंस की डिग्री है और तब से लेकर अब तक हम तो इंडिया को टेक्निकली पढ़ते हैं, इनके सोशल ऑर्डर को, इनके थॉट प्रोसेस को, इनकी साइकोलॉजी को। तो मुझे तो इस बात का पता था कि इस कॉम के साथ, इनके स्पेशली जो इनका मीडिया है उसके साथ आप लॉजिक, आर्ग्यूमेंट, एकेडमिक बात जो है वो सारा करें, लेकिन वो सेकेंडरी रखें। प्राइमरी आप ये रखें कि आपने इनको ह्यूमिलिएट करना है। बिल्कुल ज़ाहिर है वो जिस तरह बात करते हैं उसमें यही है। हालांकि ये तरीका सही नहीं है, लेकिन जब वो इस तरह बात कर रहे हैं तो फिर आपको भी रिस्पॉन्ड तो करना है ना। फिर वो हुआ क्या, पूरी सिचुएशन बताएं कि आपको कहाँ लगा कि ये आपको बुली करने की कोशिश कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, अब फिर आप रेडी हुए, कैसे आपने आवाज कैसे आपकी खुली रही ये मुझे बताएं। क्योंकि ऐसे ये फर 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 बोले और बड़े लॉजिक के नहीं, साथ बोल तो ठीक है, उन्होंने तो माइक बंद कर दिया आपका। हाँ आप बताएं आपकी आवाज कैसे चलती रही शो मतलब पर? कहाँ आपको फील हुआ, और फिर उस वक्त पता होता है ना कि भाई सोचना होता है सही बात करनी। सॉरी आप बताएं स्टोरी तो आपकी। देखिए हुआ ये था कि ये मेरी जिंदगी का पहला शो था। सीरियसली? जी ये मेरी जिंदगी का पहला शो था। इसीलिए इतनी तैयारी करके पहला शो, हमने गलत बंदे को बुला लिया। तैयारी बिल्कुल ऐसी। इनका पहला, एक तो सबसे पहले हमें पता था कि इन्होंने वॉल्यूम कम करना है, इन्होंने आवाज कम कर देते हैं, दूसरों की ज्यादा कर देते हैं। तो हमारे कुछ टीम मेंबर्स हैं, उन्होंने पहले, क्योंकि ये जूम के थ्रू लिंक को कनेक्ट करके एक सॉफ्टवेयर के साथ इसको ऑपरेट करते हैं, तो उन्होंने पहले इस तरीके की सेटिंग कर ली थी। वी मेड श्योर कि हमारा वॉल्यूम एक तो कम ना हो सके। और अच्छा फिर क्या हुआ, किस बात से आपको लगा कि ये बात गलत तरफ जा रही है, जरा बताएं। और फिर आपने क्या जवाब दिया? राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट थी एक, उसके ऊपर उन्होंने मेरे से बात करनी थी। उसके स्टेटमेंट के मुताबिक मैंने अपने सारे पॉइंट्स तैयार किए, सारी रिसर्च तैयार की, सारा डेटा तैयार किया, वो मैंने अपने सामने पेपर रखा हुआ था। अच्छा। जब अरनाब स्टार्टेड टॉकिंग, तो जब वो बोलना शुरू हुआ, उससे पहले मेरा तो पूरा इरादा था कि मैं एक एकेडमिक गुफ्तगू करूंगा, मैं आईआर स्कॉलर हूं, अपनी रिसर्च डिग्री पे बात करूंगा और ये वो। लेकिन व्हेन ही स्टार्टेड टॉकिंग कि हम तो कश्मीर ले लेंगे और आप हमारा कुछ नहीं कर सके और आप कुछ नहीं कर सकेंगे और हम तो लेंगे ही लेंगे कश्मीर, तो मैंने कहा बच्चे मेरी जिंदगी में तो मैं ही कुछ नहीं सुनूंगा, उसके बाद जो तुमने जो करना है करो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम इस तरीके से बात करो। तो फिर मैंने वो पेपर और रिसर्च साइड पे रखी और फिर दो हाथ करने आ गए। फिर क्या क्या कहा आपने फिर? अरे अहमद हसन बताएं जरा एक्शन। फिर ऐसे ही था, मतलब उनका लॉजिक, आपके पास उनके पास लॉजिक तो होता कोई नहीं है। हम आएंगे, हम पाकिस्तान को, तो मैंने कहा घुस के मारेंगे और ये कर देंगे और पता भी नहीं चलेगा कहां से स्ट्राइक हुई है। मैं क्या एक दफा तुम तसल्ली से कहता हम आप आएंगे तो हम आपको भी गोलियां मारेंगे, मैंने कहा तुम आते तो हो नहीं। वो बहुत अच्छा था। हाँ मैं कहा आओ तो सही एक दफा। वो आपने वो इनकी मूवी में देखा था ना, आना मारना, अरे पहले तू आना मारना, ये वो वाले खेल खेल रहे हैं, बड़ी कॉमेडी मूवी वाला। अरे तुम मारो, नहीं तुम मारो, मतलब ये। अच्छा खैर अहमद हसन साहब, हम ये इस पर तो बात करेंगे, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स और बड़ा हीटेड आर्गुमेंट, वो ठीक है। आईआर से मुतालिक ज़ाहिर है आप एक्सपर्ट हैं, तो हम जरा इंटरनेशनली भी इस पाक भारत मामले की आपसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। इरफान भाई को भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं ना। लंदन में क्या सूरत हाल है इरफान भाई, क्या चल रहा है? एहतजाज हो रहे हैं, पाकिस्तानी भरपूर तरीके से बता रहे हैं, अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। और ये जो अटैक हुआ है, शीशे टूट गए हैं, कलर फेंका गया, डेस्परेशन है ये सिर्फ? जी बिल्कुल, लग तो ऐसे रहा है कि जंग जो है वो पाकिस्तान इंडिया में नहीं, किसी थर्ड मुकाम पे खेली जा रही है। कि वो इतने एहतजाज तो बरसों से होते आ रहे हैं, कश्मीरी भी कर रहे हैं, इंडियन हाई कमीशन के बाहर भी, इंडियन भी समटाइम आते रहे हैं पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर। लेकिन इस दफ़ा जो उन्होंने हाइप क्रिएट की है, शायद वो उनके ऊपर वो मीडिया का, इंडियन मीडिया का असर है या आई डोंट नो क्या है, कि वो इतने जज्बाती हो गए हैं कि वो पानी की बोतल्स आपने देखा होगा वीडियोस में उठाए हुए हैं और वो बहुत गंदे जेस्चर्स थे, बहुत गंदे इशारे कर रहे थे, बहुत इशारे कर रहे हैं कि पानी बंद कर दिया है, हवा बंद कर देंगे। यानी कि
यूके जैसे मुल्क में रह के भी मेरे ख्याल में उन्होंने कोई असर नहीं लिया कि वो चेंज नहीं हुए, वो वहीं के वहीं लोग जाहिल ही रहते हैं जी, जाहिल ही रहते हैं और वो जाहिलों की तरह ही वो बिहेव कर रहे थे। और इसी का क्योंकि ये जुमे को प्रोटेस्ट हुआ जिसमें बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी आए, उन्होंने जवाब भी दिया बड़े अच्छे मुहज़्ज़ब अंदाज में, चाय पेश की, उन्होंने कहा जी आओ हम, ठीक है वो टाउंटी कर रहे थे उनको, लेकिन वो कर रहे थे सारा कुछ, लेकिन उनका जो उसके बाद जो फिर ये इतवार के रोज हुआ, ये एक अजीब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। क्या सूरत हाल है अब बताइए इरफान भाई, इसके बाद भी कोई प्रोटेस्ट हुए हैं वहां या नहीं, अभी मना कर दिया गया है? उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ है इंडियन हाई कमीशन के बाहर उसी दिन जिस दिन ये सुबह अटैक हुआ है, शाम को फिर इंडियन हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तानी जो है वो इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वहीं अभी तक वहीं पे था, इतवार के रोज छुट्टी थी तो इसलिए मेरे हाल में वो वीकेंड पे ही ज्यादा हुआ है। फ्राइडे को उन्होंने किया है, संडे को पाकिस्तानी ने किया, तो अभी तक तो क्यों नहीं है। लेकिन हाँ, पुलिस ने जो शख्स को गिरफ्तार किया उसकी शिनाख्त जाहिर कर दी है। वो 41 साल शख्स है, इंडियन नजाद है, अंकित लव उसका नाम है, वो ब्रिटिश नेशनल है शायद। और तमाम पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं इस वक्त? पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, भरपूर यकजहती का इजहार कर रहे हैं, वो जज्बा वो जोश नजर आ रहा है आपको? जी, जो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ। जितनी हम समझते थे कि डिवीजन यूके में या यूरोप में है तो शायद ये हम पाकिस्तानी कभी इकट्ठे ना हो सके, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने ये साबित किया है कि वो पाकिस्तान का जब मसला आता है तो वो कोई चीज बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हो, पीटीआई से है, नून लीग से है, पीपल्स पार्टी से। उस दिन हमने देखा जब इंडियन हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर इंडियन इकट्ठे हुए तो उसमें सारी जमातें जो थी वो वहाँ पे मौजूद थी और उसी जोश और जज्बे के साथ उनको जवाब दे रही थी, नारे लगा रही थी, पाकिस्तान आर्मी के नारे लगा रही थी, ISI के नारे लगा रही थी। तो ये एक बात चीज है कि चलो पता नहीं अब जंग होती है या नहीं होती, इंडिया अगला क्या स्टेप करता है क्या नहीं, लेकिन उसने पाकिस्तानी अवाम को स्पेशली जो ओवरसीज डायस्पोरा है उसको बड़ा इकट्ठा कर दिया, बड़ा यकजान कर दिया। बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि बड़ी बुरी बात है, इनको मोदी सरकार को एहसास होना चाहिए कि जंग हो या ना हो, लेकिन दुनिया भर में जो पाकिस्तानी और जो भारतीय रहते हैं उनके दरमियान तो जंग शुरू हो गई है। जहाँ भी रहते हैं वो कहीं भी जाते हैं, ऑफिस में, वर्क प्लेस में, मॉल में, कहीं भी, तो वहाँ बदतमीजियां शुरू हो जाती हैं। ये कोई अच्छी बात है? नादिया, मैं एक बात इसमें थोड़ी सी ऐड करूं कि आपने देखा होगा कि कनाडा गवर्नमेंट ने इनके ऊपर इल्जाम लगाया कि जो है, तो ये चीज यहाँ पे भी हुआ, बर्मिंघम में भी हुआ, यहाँ पे, तो ये अब पाकिस्तान नहीं, और ऑफिशियल उनकी एजेंसी मुलविस है, वाज़े तौर पर कैनेडियन गवर्नमेंट ने तो कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ये नतीजा निकला वहां पर। जी, क्या कह रहे हैं आप? जी, तो आप ये पाकिस्तान हाई कमीशन के ऊपर जो अटैक हुआ है तो इससे साबित होता है कि वो फुली इसमें, क्योंकि वो एक शख्स का एक्ट नहीं है, उसके पीछे पूरी जिस तरीके से उसने अटैक किया है, वो पत्थर साथ लेके आया, वो जर्द रंग अपना जो इनका होता है वो साथ लेके आया, उसने पाकिस्तान हाई कमीशन की जो बोर्ड लगे हुए थे उनके ऊपर जर्द रंग फेंका। और ये प्लान्ड होता है, ये प्लान्ड होता है सारा के करना। इसको कुछ सजा मुझे बताएं, क्या वहाँ की जो है उसने पुलिस क्या सजा देगी इसको, क्या होगा वैसे यूके के लॉ? देखें, उन्होंने चार्ज कर लिया उनको, उन्होंने गुज़िश्ता रोज उसको वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश भी कर दिया। सजा का तयन तो अब वो पुलिस करेगी, सजा तो सख्त मिलेगी उसको, क्योंकि एक तो उसके ऊपर क्रिमिनल डैमेजेस है और डैमेजेस ऐसी। इरफान भाई हमारे साथ ही रहिए। अहमद भाई, आप ये बताइएगा, आपका तजुर्बा है उससे जरा फायदा उठाएं आपकी मौजूदगी से। ये जो 100 से ज्यादा गैर मुल्की मिशंस और उनके सिफारतकारों को बुलाया है, भारत ने ब्रीफिंग दी है, इसकी कितनी अहमियत है? और दूसरी तरफ दुनिया में जो मामला चल रहे हैं, इकोनॉमिक एक मतलब आप देख रहे हैं ना, मेल्ट डाउन भी हो रहा है और एक जंगी सूरत हाल पूरी दुनिया में ही हो रही है। इस खित्ते में पाक भारत तनाज़ा, इसको कैसे, इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं आप? देखें, दुनिया में इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर पूरा चेंज हो रहा है, तब्दील हो रहा है। ये जो आप दुनिया की अगर पिछली 1000 साल की तारीख को आप सिर्फ एज एन एग्जांपल ले लें तो पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम रही हैं। ये सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 के दरमियान में इस पीरियड के बाद ऐसे हुआ कि वो बड़ी सल्तनतें तब्दील हुई, ये छोटे छोटे ममालिक बने और दुनिया इस तरीके की जो हमें आज नजर आ रही है उस फॉर्म में आई। लेकिन अब जो वर्ल्ड ऑर्डर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एस्टैब्लिश हुआ था, जिसको न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, अब वो वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स पिछले 3-4 साल से वो बिल्कुल खत्म होकर रिडंडेंट होकर वापस चला गया और दुनिया दोबारा से जो न्यू रियलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर है, जिस
वर्ल्ड ऑर्डर पे दुनिया कायम रही है इतने हजार साल, उसी वर्ल्ड ऑर्डर पे दोबारा वापस आ गई है। इसी वजह से आप दुनिया में देख रहे हैं कि बॉर्डर्स चेंज हो रहे हैं। नॉम चॉम्स्की ने भी कहा था 21वीं सदी जंगों की सदी है, बॉर्डर्स के चेंज होने की सदी है। आप रशिया को देखें तो रशिया भी अपना बॉर्डर एक्सपैंड कर रहा है यूक्रेन की तरफ। आप चाइना को देखें तो वो भी अपने एक्सपेंशनिस्ट आइडियल्स के ऊपर चल रहा है। आप इसराइल को देखें तो वो भी कहता है कि हमने एक ग्रेटर इसराइल बनाना है। आप टर्की को देखें तो वो भी सीरिया के अंदर एक न्यू ऑटोमनिज्म के नाम से एक्सपेंशन कर रहा है। आप अमेरिका की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड और कनाडा को मैं कैप्चर कर लूंगा। इंडिया जो है उसी तरह जहां वो अखंड भारत का एक झूठा ख्वाब देख रहा है। सो पूरी दुनिया में इस वक्त बॉर्डर्स के चेंज होने का टाइम है, पूरी दुनिया में इस वक्त जंगों का टाइम है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 से ज्यादा हैं। दुनिया में इस वक्त जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं जंगों की वजह से वो वर्ल्ड वॉर 2 से ज्यादा हैं। कोई ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जिसमें जंग नहीं हो रही। सो ये इस एज को, इस टाइम को जंगों का दौर कहा जाता है, और जंगें मजीद हो भी रही हैं दुनिया में और होनी भी हैं। जो आप गाजा में फलस्तीन में देख रहे हैं उसकी मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिलती। सही बात। और ये लॉजिक की बात शोज पे करने नहीं देते हैं। अहमद, आपने वहां क्या बताना था ना आपके शो में जो फिर उन्होंने आपको बताने नहीं दिया? मैंने तो साथ जो बोलना था मैं बोल के आया हूँ। अच्छा, मुझे तसल्ली है, अच्छा कुछ हो गया रह था कंप्लीट, मुझे ये अच्छी बात है। लेकिन ये अच्छा आपने बताया, क्योंकि कुछ लोग इनके कांटेक्ट तो करते रहते हैं और वो लोग ढूंढते हैं कि जिनका चांस है कि वो कोई गलत स्टेटमेंट दे देंगे या उनको जो है उनको स्ट्रेस में मतलब ले आएंगे, उनको टेंशन देंगे। ये चूज करते हैं बड़े केयरफुली, और आपसे तो मतलब आपको चूज करके गलती कर दी उन्होंने। बिल्कुल हर तरीके से कोशिश की, ऊंची बोल के उसने कोशिश की, उसने पर्सनल अटैक्स करके कोशिश की, हर तरह से उसने कोशिश की। लेकिन अल्लाह का शुक्र जर्नलिज्म है नहीं है जिनको जर्नलिज्म तो करते नहीं हो। मुझे तो लगता है कि आप घर भी जाता होगा ना, कोई रोटी किसी से मांगता होगा तो साथ में प्लेट मारता होगा उसके सर पे, मतलब रोटी गरम क्यों नहीं दी हाँ, है? सर पे ये था तोड़, ये मतलब ये बड़े ही बदतमीज। और खाने में मिर्च ज्यादा है, ये क्यों मिर्च ज्यादा है? भारत के लिए नुकसान है जी। अच्छा, एक हम बात ये भी कर रहे थे अहमद कि इंडिया के अपने बड़े मसाइल हैं जिसमें मोदी सरकार की तवज्जो की जरूरत है। उनके अपने लोग, उनके बड़े बड़े रिकॉर्ड दुनिया में उन्होंने बनाए हुए हैं फॉर द लार्जेस्ट स्लम्स, इन्फेंटिसाइड, साथ में कि औरतों के लिए सबसे अनसेफ कंट्री डिक्लेयर्ड है ये कि इंडिया है। इन चीजों पे ये ना पैसा लगाते हैं ना तवज्जो देते हैं। धारवी एक बहुत बड़ा इस्लाम है, इसकी हमने कल भी बात की थी। इसके मनाजिर आप देखिए कि यहाँ लोगों की एक्सपेक्टेंसी लाइफ की 39 ईयर्स है, क्योंकि ये गटर के अंदर रह रहे हैं, इनके घरों के अंदर गटर आ चुका है, उसी में रह रहे हैं सालों से, और 13 लोग एक कमरे में। और ये जो है ये अपना पैसा जो लोगों पे लगाना चाहिए, ये मिसाइलों पे, वेपन्स पे, मीडिया पे लगा रहे हैं, लेकिन इन चीजों पे अपने लोगों के लिए नहीं लगा रहे हैं। और लगा सकते हैं तो अगर इतनी बड़ी वर्ल्ड पावर हो तो पहले अपने स्लम्स को क्यों ठीक नहीं करते, अपनी औरतों को सिक्योरिटी क्यों नहीं देते, बच्चियों का जो कत्ल हो रहे हैं, अबॉर्शंस हो रहे हैं, उनको नहीं, मुसलमानों के घर जलाए जा रहे हैं, उनको नहीं बंद कर रहे, उस पे पैसा नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है। ये भी एक दुनिया को, इनकी इंडिया का ये शक्ल दिखानी, आईना दिखाना बहुत जरूरी है, इंडिया को भी और दुनिया को भी। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया की जो एक इकोनॉमी का जो सारा ढोंग रचाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फेक होता है, उसमें कोई रियलिटी नहीं होती। अगर आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की हम बात कर लें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि सबसे बड़े दुनिया के स्लम्स इंडिया में हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा वो पॉपुलेशन जिनके पास वॉशरूम नहीं है वो इंडिया में है। दुनिया में अभी ये इंडिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे इंडिया के गाँव में ऐसे गांव मौजूद हैं जहाँ पे अगर हस्बैंड मर जाए तो औरत अपने साथ उसको खुद जलाती है, जो सती का इनका वो अभी भी हो रहा है, जो है ये अभी भी हो रहा है। अभी भी यहाँ पे ह्यूमन सैक्रिफाइसेस, जो डिटीज को, आदमियों को ज़िबा करके बच्चों को और वो इनको बलि चढ़ाना जिसको कहते हैं, वो अभी भी इंडिया में राइज है। अभी भी गुर्बत की लकीर में सबसे ज्यादा लोग जो भूख से मरते हैं वो भी इंडिया में मरते हैं। आटे की किल्लत इंडिया में, साउथ एशिया में सबसे ज्यादा इंडिया में है। लेकिन वो एक तो इंडिया भी फेक करता है, दूसरा अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये जो एक तबका क्रिएट हो चुका है जो सुबह से शाम तक बैठ के इंडिया को प्रेस करता रहता है टेलीविजन के ऊपर, जी वो बहुत अच्छे हालात हैं, जी वहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, वो जो इंडिया तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करके। एक्चुअली मुझे उन लोगों की समझ में नहीं आती। उसमें हमारे ये शोबिस के लोग भी हैं, उसमें हमारे कुछ चंद पॉलिटिशियंस भी हैं। पॉलिटिशियंस का तो चलो एजेंडा समझ में आ जाता है कि भाई उन्होंने अपना पॉलिटिकल नैरेटिव सेल करना होता है। बाकी लोगों का मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोगों को क्या मिलता है इंडिया की तारीफ करके, वो भी झूठी नहीं। वो फिर और साथ में वो उनको बैन भी कर देते हैं, मूवी से निकाल भी देते हैं, रिप्लेस भी कर देते हैं, बाइकआउट भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये देखें वो एक और है ना इनके जर्नल, वो हम जो वीडियो दिखा रहे हैं वो भी कुछ ऐसी अर्नब जैसी हैं वो। तो अच्छा चुन चुन के लोग ऐसे ही बिठाते हैं। बहुत शुक्रिया
अहमद हसन अल अरबी आपने तो भी वक्त दिया। ये जो और सुपर पावर की जो है ना इरफान- एक एग्जैजरेशन, एक इमेज क्रिएट किया है इंडिया ने अपने बारे में, और असलियत कुछ और है, और वो दिखाना चाहते हैं आपको जो वो। फारूक, आपका भी शुक्रिया, आपने लंदन से हमें रिपोर्ट किया। तो ये जनाब बातें तो होती रहेंगी। प्लीज ऑटोग्राफ है, रिमेंबर प्लीज, जब भी मिलेंगे ऑटोग्राफ तो मिलूंगी। अब हमने एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो मजीद भी बात होगी। क्या कुछ है, ये सरप्राइज रखें या फिर बताना है? नहीं, बहुत कुछ है। अभी हम लोगों ने एलिजा शाह पे भी बात करनी है। बच्ची बड़ी डिस्टर्ब है, परेशान है, सोशल मीडिया जो अकाउंट्स है डीएक्टिवेट कर दिया उसने। शी इज फेड अप ऑफ बीइंग ट्रोल्ड, और ये कि जिस फेड अप ऑफ द इंडस्ट्री ओवरऑल, लोगों का बिहेवियर। अब इंडस्ट्री वालों को भी कह रही हैं, लोगों को भी कह रही हैं। बट मैं कहती कोई भी बच्ची अगर इस तरह से डिप्रेस होकर कोई स्टेप ले, ये तो उस पर उसको सीरियसली लेना चाहिए, अच्छी बात है नहीं। तो व्हाट इज शी गोइंग थ्रू? बिल्कुल, हम ये और बात ये करेंगे सोशल मीडिया कितना प्रेशर देता है, सेलिब्रिटी हो या कोई टीनेजर्स हो, सब जो है इसके प्रेशर को ले नहीं और पाते। सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी अब देखना पड़ेगा ना कि ज्यादा एक्सेसिव यूजेज है या नहीं। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के और बाद नौमी वापस अंसारी एफबीआर की जद में बहुत सारा पैसा जो है एफबीआर कह रहे हैं वो हमें आपने तो दिया ही नहीं। बिजनेस चल रहा है लेकिन टैक्स भरा नहीं जा रहा, क्या बात है? ये भी इस पे भी बात करें। आते हैं। यहाँ पैसे नहीं है आज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइज एंड शाइन में बहुत कुछ चल रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हमें देखते रहें ताकि जो हमारे हालात हैं इस वक्त मुल्क की में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, आपको बड़े लाइट तरीके से बताएंगे। और मुझे अच्छा भी लगता है बिकॉज बहुत सारी औरतें, लड़कियां न्यूज़ शोज़ नहीं देखती थी कि नहीं भाई ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, सीरियस है, डिप्रेशन होता है देख के, हम नहीं देखते। लेकिन आप हमारा शो देखें बिकॉज इट्स डिफरेंट। अच्छा, वो क्या बात बता रही थी नौमी अंसारी की? आप कुछ बात नैब ने क्या, यानी इसकी खबर क्या है? फैशन डिजाइनर हमारे सोशल मीडिया पे बहुत आ रहा है नौमी अंसारी के बारे में। बड़े रिनाउंड हमारे ड्रेस डिजाइनर्स हैं, और क्या कहते हैं उसको, हाँ फैशन डिजाइनर, बिल्कुल फैशन डिजाइनर है, और बहुत पुराने, और बहुत अच्छा इन्होंने कमाल का काम किया। लेकिन इस वक्त जो है ही इज इन द न्यूज़ फॉर द रॉन्ग रीजंस कि एफबीआर जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है कि बहुत सारा जो टैक्स है 1.25 बिलियन का मैं सुन रही थी। अब पता नहीं कि ये क्या फिगर्स हैं, क्या ये हमें कोई रिपोर्टर असल में रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि नैब ने छापा मारा है उनके घर पर, और इल्ज़ाम है कि उन्होंने कपड़ों की खरीदो फरोख्त में 1.25 अरब के सेल्स टैक्स फ्रॉड की FIR दर्ज कराई गई है। इससे मुतालिक नौमी अंसारी की फैक्ट्री और शहर के मुख्तलिफ इलाकों, मेहरान टाउन है इसमें, कुरंगी और DHA में वाक़ अहम जो उनके आउटलेट्स हैं उन पर छापा मारकर रिकॉर्ड ये कब्जे में लिया और गया ये कैसी चीज़ है? देखिए, आप जब आप टैक्स बचाते हैं तो आज नहीं तो कल, कभी ना कभी ने तो आपने चूड़ी के नीचे आना है, फंसना ही है। तो इसलिए शुरू से ही अपने मामलात सही रखिए, और प्लीज यू शुड ट्राई टू बिकम अ फाइलर। अच्छा, और ये रिपोर्ट हुआ है, ठीक है, रिपोर्टेडली ऐसा है। अब इसकी डिटेल्स जब आएंगी और ऑथेंटिक कुछ खबरें आएंगी, अथॉरिटीज़ की तरफ से बताया जाएगा, तो उससे मुतालिक हम वजाहत भी देंगे। तो जनाब एक और चीज़ें ये हैं कि ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे, उनके बयानात पे तो हम बात कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी एक्टर्स ने कोलैबोरेशन में जो मूवीज़ की हैं उनका भी अब उनकी प्रमोशंस रुक गई हैं, और एक साथ मतलब जो आर्टिस्ट बात भी कर रहे थे, सोशल मीडिया पर प्रमोट कर रहे थे, तो वो भी रुक गया है। अच्छा, खबर यह है कि ये जो दिलजीत सिंह की फिल्म से निकाल दिया गया हानिया आमिर को। दिलजीत दोसांझ जो हैं उनके साथ शायद मूवी कर रही थी हानिया आमिर, तो उनको उस मूवी से निकाल दिया गया। ये देखा गया कि भारतीय अदाकार जब कभी ऐसा वाक़या होता है तो पहले अदाकारों को पाकिस्तानी एक्टर्स को लेते हैं मूवीज़ में, जब जैसे ही कोई वाक़या हो जाता है तो उसमें फ़ौरन उनका बॉयकॉट शुरू कर दिया। हालांकि उनके लोग देखना चाहते हैं हमारे आर्टिस्ट को अपनी फिल्मों में, और फिल्मों में आर्ट में आर्टिस्ट में कहाँ से ये पॉलिटिक्स और ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि हैं, जो मर्जी करना है कर लो। मैं तो कहती हूँ इससे बेहतर है कि सूडान की फिल्म में आ जाओ। मतलब क्यों हमें इतनी जो हमारी ऑब्सेशन है इसको खत्म होना चाहिए, बिकॉज हमारे ताल्लुकात बहुत बुरे हैं। और जिस तरह ये चल रहे हैं क्रिकेट से बाइकॉट, फला से बाइकॉट, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, आपको लगता ही क्यों है कि भारत में आपकी कोई फिल्म या कोई प्रोजेक्ट रिलीज होना है, या जिसको आप सो कॉल्ड इंटरनेशनल फिल्म कह रहे हैं, वो उसको बनने नहीं देंगे? जिसमें भी इंडियंस इन्वॉल्व हैं उनका बड़ा एक मतलब इन्फ्लुएंस है। जब सरकार ही आपकी उनकी नहीं चाहे तो आप कैसे वहाँ काम करेंगे और आपकी फिल्में रिलीज होंगी? आपको लगता कैसे, आपको कौन ये गलत गोली दे रहा है कि भाई ये हाँ हो जाएगा, ये करो? और उसमें मैंने पहले भी कहा था कि PR में इतना वक्त ज़ाया करना, लगाना नहीं। देखिए, आज जो आप स्टार हैं, जो आपकी शोहरत है, पाकिस्तान में जो आपने काम किया है उसकी वजह से। बिल्कुल ऐसे है। तो इस तरह फवाद खान की भी जो मूवी आ रही थी तो वो भी भारत में रिलीज से उसको रोक दिया गया है, और उसकी प्रमोशंस भी रोक दी गए, जो 7 एक्टर्स मिलकर करते हैं। तो अच्छा, हमें ज्वाइन किया कामरान जावेद, फिल्म क्रिटिक हैं, उनसे जानते हैं कि ये क्या मामला चल रहे हैं और इन मूवीज़ का अब क्या
होगा। ज़ाहिर है जब इंडिया में रिलीज़ नहीं होंगी तो क्या पाकिस्तान में रिलीज़ हो पाएंगी या फिर इंटरनेशनली रिलीज़ होंगी या नहीं। कामरान, ये जो माहौल एकदम बना है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो एक्टर्स को कितना नुकसान हुआ है या इन मूवीज़ में जो जिन्होंने पैसा लगाया है, क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, एक्टर्स के लिए तो नुकसान होगा, सही है। प्रोड्यूसर्स के लिए ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि एक्टर्स को एक छोटा सा अमाउंट मिलता है मगर प्रोड्यूसर्स की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। तो नुकसान तो ऑल ओवर द प्लेस है, सही है। और नुकसान ऑडियंस का भी है, पाकिस्तान के ऑडियंस के लिए भी है, इंडिया के ऑडियंस के लिए भी है। मगर देखिए, एक चीज़ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, क्या कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत लंबे अरसे से वॉलेटाइल चल रहे हैं। तो ये वॉलेटिलिटी को देखते हुए और ये जो कभी क्रॉस बॉर्डर कल्चरल ट्रेड जो हमारा नहीं होता फिल्मों का, ये एक बहुत बड़ा आपके पास इंडिकेटर है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को कम से कम, आई एम नॉट सेइंग कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट बाहर जाके काम ना करे, इंडिया के लिए काम ना करे, करे 100% करे, मगर अगर आपके पास ये थोड़ी सी एक्सपर्टीज है, आपको थोड़ी सी इंटरनेशनल रिकग्निशन है, तो वुडंट इट बी बेटर कि आप वो सारे रिसोर्सेज और अपना टाइम और हर चीज पाकिस्तान में लगाएं। बिल्कुल रात तो एक चीज बनती, क्योंकि देखिए अगर ये पहलगाम इंसिडेंट नहीं हुआ होता, विच इज डिप्लोरेबल, सही है, मगर इंडिया को कोई भी रीजन चाहिए होता है अचानक टू पंप अप मैटर्स, और अचानक फिर बैंडिंग की बात आ जाती है। फाइस जो FWICE वहाँ की जो आर्टिस्ट की एजेंसी है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो पहले दिन से ही है कि भाई पाकिस्तानी आर्टिस्ट को तो काम वहाँ मिलना ही नहीं चाहिए, और उसमें सिनेमाटोग्राफर्स, एडिटर्स, प्रोड्यूसर्स सब लोग होते हैं। तो एक बहुत बड़ी गिल्ड और यूनियन है वो। जब इतनी बड़ी आपके पास गिल्ड यूनियन एंटी पाकिस्तान मैसेज दे रही होती है, इंडिया का मीडिया 24/7 एंटी पाकिस्तान दे रहा होता है, तो एक छोटे से इंसिडेंट या बड़े से इंसिडेंट चाहिए, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, बस इंसिडेंट होना चाहिए और फिर वहाँ की बैनिंग वाली सिचुएशन खराब शुरू हो जाती है। और जब ये वहाँ PR कर रहे होते हैं ना, यहाँ के लोगों को देख के कोई खुशी नहीं होती, बल्कि दुख हो रहा होता है कि क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है। बस यही बात है ना। देखिए मैं कहता हूँ कि देखिए फवाद को, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर फवाद इज डूइंग इट और नॉट, मैं हर एक को ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए आपके पास थोड़ी भी अगर इंटरनेशनल रिकग्निशन है ना, आपके पास थोड़ा भी एक्सपीरियंस है, तो आप उसको लेके पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बेहतर बनाए ना। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे खुद था कि जो इनका एक्सपीरियंस है इनको प्रोडक्शन में आना चाहिए था, बहुत यहाँ के लिए काम करें कि 9 साल आप गायब हो गए, एक मूवी में नजर आए, तो दिस इज नॉट राइट। माहिरा का तो फिर भी अच्छा लगता है, वो काम करती रहती है, नजर आती रहती है, कहीं ना कहीं फवाद तो बिल्कुल ही गायब हो गए थे स्क्रीन से। अच्छा, जो हमने हानिया के बारे में सुना है कि उसको रिप्लेस कर रहे हैं उस फिल्म से, इज दिस ट्रू या वैसे ही बस रूमर्स है? इट्स वेरी अर्ली टू से, क्योंकि देखिए फिल्म इज अबाउट टू बी रिलीज्ड, 1 से 1.5 महीना 2 महीना है, सही है ना। तो आई डोंट नो व्हाट दैट सिचुएशन विल बी। ऑफ कोर्स जैसे हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि क्या सिचुएशन होगी, वैसे वो प्रोड्यूसर्स भी एवेल्युएट कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए इंडिया में रिलीज नहीं हो सकती फिल्म अगर पाकिस्तानी आपके पास एक्टर्स हैं, वहाँ हजारों के स्क्रीन्स के ऊपर फिल्म रिलीज होती है, फिर उतने ही दंगों के चांसेस होते हैं। जैसे अबीर गुलाल के लिए लोग कह रहे हैं कि वही ओके जी सिनेमा की रिलीज होगी, इंडिया में ना हो तो पाकिस्तान में हो जाए, डजंट मेक सेंस। क्यों पाकिस्तान और में क्या, और पाकिस्तान में क्यों हम क्यों देखें, हम क्यों वानी को देखें भाई, हम क्यों उनकी वहाँ की फिल्म देखें? कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई जाएगा देखने। पाकिस्तानी आवाम देखती है अनफॉर्चुनेटली। अगर आप देखें ना कि टॉप 10 नहीं, आफ्टर दिस नहीं, आई डोंट थिंक कामरान, आफ्टर दिस जब ऐसा रिएक्शन आए तो उसके बाद तो जाहिर है फिर उस वक्त कोई नहीं। मैं तो सच्ची नेटफ्लिक्स भी कल देख रही थी, मेरा इतना दिल खराब हो रहा था, 1-2 चीजें आई हुई थी, ऐसे ऐसे मैंने फ्लिप किया कि आई डोंट वांट टू वॉच। ये दिल खराब होते हैं क्यों? क्योंकि वहां से शुरू होते हैं, हमारी तरफ से नहीं शुरू होता, शुरू वहां से होता है जब वो मेरे आर्टिस्ट को बैन कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, बुरा उनके बारे में बोल रहे हैं, ओ ये डेस्परेट है, मैं क्यों उनकी चीजें देखूं? ये तो एक मतलब एक नेचुरल सा रिएक्शन है। एग्जैक्टली। अच्छा, सबसे बड़ा आपने बात बहुत अच्छी करी। और अभी एक लगी भी है फिल्म, एक अभी लगी भी है कुछ फिल्म ऐसी इंटरनेशनल, और कोई देखने नहीं है। नहीं, ये आपकी बात बहुत अच्छी थी और बिल्कुल एक्यूरेट थी कि हमेशा सामने की तरफ से ये सारी बैन की बातें शुरू होती हैं। पाकिस्तानी सिनेमा ने भी इंडियन फिल्म्स बैन नहीं करी थी। जब इंसिडेंट हुआ था तो पहले इंडिया ने बैन करी थी, उसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने करी थी। मुझे कामरान ये बताएं कि आपके क्रिटिक जो भारत के अंदर हैं, वो क्या आपके जब बात होती है उन लोगों से तो वो क्या कहते हैं कि इतना एक्सट्रीमिज्म क्यों है वहां पर? मूवीज को तो दूर होना चाहिए। वो लोग तो हर जितने मेरे क्या कहते हैं मेरी बिरादरी के लोग हैं, वो तो इस बारे में ज्यादा कमेंट नहीं करते। बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत सारे प्रो पाकिस्तान की बात करते हैं, बहुत सारे आपके पास जर्नलिस्ट ऐसे हैं, बहुत सारे आप क्रिटिक्स ऐसे हैं जो आर्ट को आर्ट से देखते हैं, से टैलेंट को टैलेंट के लिहाज से देखते हैं। मगर एक बात हो जाती है कि देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया जब आपके पास आ जाता है, एक बिलियंस की एंटरप्राइज आपकी होती है, एक न्यूज नेटवर्क को ही आप देख लें, तो उसको एक पर्टिकुलर स्टांस लेके चलना पड़ता है ताकि उसका ऑडियंस बेस बने।
और ऑडियंस को सनसनी चाहिए होती है, सारे चैनल एक साथ शुरू हो जाते हैं एक ही बात करने के लिए। लेकिन हमारे तो ये पता है सेलिब्रिटीज वैसे unfortunately- क्यों कोई ऐसे प्रो अपने मुल्क की कोई पोस्ट लगाते हुए थोड़ा सा घबराते क्यों हैं, ये मुझे समझ नहीं आई। कि सबको बोलना चाहिए, क्यों डर से जाते हैं? नहीं देखिए, अब वही बात होती है ना कि दिस थिंग सेल्स इजीली, और फिर एक नेशनल नैरेटिव बना हुआ है एंटी पाकिस्तान का, विच इज वेरी सैड टू सी कि नेशनल नैरेटिव जब हो जाए, जब आपकी गवर्नमेंट कह रही हो, जब आपके न्यूज चैनल कह रहे हो, एक स्पेसिफिक एजेंडा पुश हो रहा होता है, तो आपको फिर ये चीज देख के ना हमारे आर्टिस्ट को थोड़ा सा समझना चाहिए कि हाँ सही है, आर्ट्स फॉर आर्ट सेक की बात या आर्ट्स ट्रांसेंड बॉर्डर्स की बात ना, ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होती है सही तरीके से जब क्रॉस कल्चरल ट्रेड इक्वल, बिल्कुल टू वे ट्रैफिक होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वन वे ट्रैफिक होता है। तो इसका मतलब है कि फिर आप पाकिस्तान को घास नहीं डाल रहे हो और फिर आप बाहर वालों को प्रेफर करते हो, डॉलर एक्सचेंज रेट शायद अच्छा हो। और कुछ फैशनेबल भी हो गया। यू डोंट गेट इन्वॉल्व बेबी, तुम ना कुछ बोलना, तुम ना जानो कुछ लिखना, तुम ये बड़े फैशनेबल होते हैं लोग कहने वाले। नो, यू डोंट गेट इन्वॉल्व, व्हाई नॉट? अगर आप अपने मुल्क के मामलात में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो किसके लिए इन्वॉल्व होंगे, कहाँ होंगे? क्या शनाख्त है, क्या पहचान है आपकी? वो पासपोर्ट, वो आईडी कार्ड विच सेज यू आर पाकिस्तानी एंड पाकिस्तान बिफोर एनीथिंग एल्स। करना आप कौन है? कौन है आप? कुछ एग्जैक्टली कुछ भी नहीं। यही बात होनी चाहिए। देखिए, प्रो आपका नेशनलिज्म तो होना चाहिए ना, स्पेशली क्या कहते हैं जब आपके पास कोई वैलिड रीजन ना हो ऐसे इंसिडेंट की बैकिंग के लिए, और ये इतने जल्दी इतना एस्केलेट होना सही है और विदाउट एनी प्रूफ जाना चाहिए। आई मीन इट डजंट रियली मेक सेंस। तो ये मुझे बताएं, इतनी मेहनत जो हानिया की हम देख रहे थे पिछले 1 साल से कि कॉन्सर्ट्स में, और बहुत ज़्यादा उनके इंडियन सिंगर्स के साथ उनकी दोस्ती भी, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, तो क्या ये है ऐसा कि उनको मूवी से फिर निकाल दिया जाए? इसके इम्कानात क्या है? देखिए, ये तो बड़ा क्वेश्चन है, सही है ना। ये क्वेश्चन आप सिर्फ जब सिनेमा की रिलीज फिल्म की होगी या ओटीटी की रिलीज होगी, जैसे कि अबीर गुलाल के केस में भी देख लें या हानिया के भी देख लें। ऑल्दो अगर हानिया का पार्ट इतना नहीं है तो दे माइट बी एबल टू कट इट आउट। मगर कभी कभार ऐसा होता है ना कि कहानी में वो कैरेक्टर इतना एम्बेडेड होता है ना कि आप निकाल नहीं सकते। और वहाँ के मीडिया नहीं चाहता, वहाँ के लोग भी ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो है उनकी मूवीज में काम करें, ड्रामाज हम लोग साथ प्रोडक्शंस करें, लेकिन ऐसे हो नहीं सकता जब आपकी हुकूमत इतनी आपकी एंटी चल रही हो। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताएं, कामरान अलीज़े शाह की भी हमने सुना था बच्ची के बारे में कुछ कि अपना अकाउंट उसने डीएक्टिवेट कर दिया, ट्रॉलर से परेशान है, और कुछ ऐसे स्टेटस थे जिससे लग रहा था कि शी इज़ वेरी अपसेट। सोशल मीडिया को हेल कह दिया उन्होंने। तो ये सोशल मीडिया का बड़ा प्रेशर होता है भाई सेलिब्रिटीज़ पे, और हर कोई इसको ले नहीं पाता। सोशल मीडिया प्रेशर तो होता है। अनफॉर्चुनेटली मैं खुद जरा सोशल मीडिया से अब थोड़ा दूर हो गया हूँ, क्योंकि आई थिंक इट्स बिकमिंग टू टॉक्सिक एंड टू केओटिक फॉर वन्स ओन सोल ना, क्योंकि आपका फिर अटेंशन असल काम करने पे नहीं होता, फिर आपका अटेंशन होता है कि मैं सोशल मीडिया को कैसे मेंटेन कर लूं, और उसके बाद से इसके रिपरकशंस में प्लसेस भी हैं, माइनसेस भी हैं, सही है। अब फिर आपको एक छोटा सा फिल्टर लगाना होता है कि कहाँ आप अपने प्रॉब्लम्स और अपनी चीजें खुद आप हैंडल करें रादर देन पुटिंग इट आउट ना। तो आई बिलीव क्या कहते हैं कि देखिए, सोशल मीडिया जैसे मैंने कभी बताया, क्या कहते हैं कि ये आपको प्रेशर करके एक बहुत ही एक अलग डायरेक्शन के ऊपर ले जाता है। तो I don't think I'll be that qualified to say anything about it at this point, जब मैं सोशल मीडिया से 2 कदम पीछे हो गया हूँ। सही बात है, 2 कदम आप पीछे। इसी तरह हम सभी कुछ होते जा रहे हैं। बैलेंस जो है 2 कदम पीछे होना ज्यादा अच्छा है, बेहतर है, बजाय इसके कि आप बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया कामरान, आपने वक्त दिया। तो नादिया, आप बताएं कि वो इस नहज पे जो पहुंच गई हैं, आप आर्टिस्ट को देखती भी रहती हैं सोशल मीडिया पे, और आजकल तो यही है कि जितना सोशल मीडिया पर आप हिट हैं उतना आपको ड्रामे भी मिल रहे हैं, होना भी पड़ता है, तो ये बैलेंस कैसे रखना है आपने? अच्छा, अलीज़े शाह की बात करें ना, हमेशा वो कंट्रोवर्शियल कुछ अरसे बाद वो बच्ची रही है। मैं इसको इस तरह से देखती हूँ, मैं एक माँ हूँ, मुझे पता है कि टीनेज एक बड़ी ख़तरनाक स्टेज है, जिसमें अगर आपकी सही परवरिश, गाइडेंस, आपके दोस्त अगर सही ना हो, आपको सही कंपनी ना मिले, तो आप एक बड़ी डार्क साइड पे भी जा सकते हैं, और आपको रोकने वाले लोग नहीं होते, बल्कि आपको और उसके अंदर धकेल रहे होते हैं। फिर आपके मेंटल जो है ना स्टेट, हर शख्स की डिफरेंट है, ठीक है। तो उसमें कभी कभी होता है कि जब आपको लोग ट्रोल करते हैं तो आप एक और मिस्टेक करते हैं, फिर आप एक और मिस्टेक करते हैं। शी हैज़ बीन मेकिंग मिस्टेक्स, बट द एंड ऑफ द डे बच्ची है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि वो बज़ाहिर मजबूत दिखाई देती हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर कई मसाइल से वो दो चार हैं। जी हाँ, अब जब कुछ लोग होते हैं ना, आपके कुछ मिस्टेक्स है ना, लोग सीखते हैं, उनको सिखाते हैं, लोग कहते हैं यार दूर हो जाओ, ये ना करो, वो ना करो, और कुछ लोग और मिस्टेक्स करते हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक। और सोशल मीडिया या इंटरनेट की दुनिया में होता क्या है,
आप इरेज नहीं कर सकते। एक बार एक पिक्चर चली गई, वीडियो चली गई, आपकी कोई स्टेटमेंट आ गई, आपने कुछ कहा किया, इट्स गोइंग टू बी देयर फॉर एवर। नहीं तो बैलेंस फिर कैसे रखा जाए, तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया ना। कैसे पहले के आर्टिस्ट बहुत कम होते थे, सोशलाइज भी कम करते थे, उनका वो एक करिश्मा भी अलग था, वो जब निकलते थे लोग उनसे ऑटोग्राफ, लेकिन अब सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा पॉपुलर होते हैं, तो क्या बैलेंस रखना अब जरूरी है मेरे ख्याल से। इंटरनेट जो है ना, मैं कहती हूँ दुनिया की इनके को फायदा भी बहुत हुआ है लेकिन तबाही भी। और अभी तो AI आएगी, उसने जो हमें अलग पागल करना है, तो आपकी सोच है कि क्या क्या चीजें आ रही होंगी। आई जस्ट थिंक कि ऐसे किसी को ना किसी पे अटैक करना, या ये आपको नहीं पता उसकी वो किस स्टेट से गुजर रही है, और किसी देखिए, और आसान नहीं है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, और उसको आप अगर डीएक्टिवेट कर दें तो इसका मतलब है कि कोई कितना टूट गया अंदर से, कि अपनी सालों की मेहनत और शोबिस पर्सनालिटी। और हमेशा मैं कहती हूँ कि जब कोई डिप्रेशन में हो और ऐसा कुछ करें तो रीच आउट, आप उनसे जरूर बात करें, उनको सपोर्ट करें, क्योंकि ये ना हो कि वो मतलब ये भी एक जो उसने कदम उठाया बड़ा एक्सट्रीम है, आप सही कह रही हैं, बड़ा एक्सट्रीम है। उनको चाहिए कि जो दोस्त हैं कि भाई उनके सपोर्ट में आए, उनसे पूछें, उनसे कम्युनिकेशन गैप ना करें, क्योंकि कौन किस माइंडसेट में है उस वक्त आपको नहीं मालूम है। और मुझे समझ नहीं आता कि लोग जब सेलिब्रिटीज के नीचे कमेंट्स करके गालियां देते हैं, गलत लिखते हैं, आप मुझे ये बताएं आपको कितना सवाब मिलता है या कौन सा मेडल आपको इसके बाद फायदा हो जाता है? कुछ भी नहीं होता। मैं कहती हूँ जो आपको पसंद नहीं आप उसको अनफॉलो करें, लेकिन प्लीज उसको बुरा भला उसकी एज शेमिंग करनी, किसी और बात पे शेमिंग करनी मत, का शदीद गुनाह है। और ऊपर से ये कि बहुत गलत बात, वैसे ये रेगुलेट करने की अब जरूरत आ गई है, क्योंकि जब ये नया सोशल मीडिया आया ना, तो एक मशरूम ग्रोथ और लोगों ने कमेंट सेक्शन ऑफ रेगुलेट करना चाहिए। आई फील कमेंट्स जो है ऑफ कर, ये जो कमेंट्स वाला ऑप्शन जब आया तो बस समझे कि वर्ल्ड वॉर तो यहीं से शुरू हो गई थी, कि ये एक वजह बनी जिसने इतने बच्चों की जिंदगी खराब की है। इट्स टेरिबल है। गेमिंग दुनिया में अलग मसले चल रहे हैं, गेमिंग दुनिया का बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्टर के पास गए तो वो एक ही उसमें वर्चुअल वर्ल्ड में चले गए, वो बिल्कुल वापस आ नहीं रहे वो। अच्छा, अभी एक माँ के मैं वीडियो देख रही थी कि उसका बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है और उसके बाद आया और रो रहा और कह रहा है मामा आई डोंट वांट टू किल यू, मामा आई डोंट वांट टू किल यू, आई लव यू, कैन यू डाई हैप्पी, आई डोंट वांट टू किल यू। अब ये बात हम आगे कर रही है, कमर्शियल ड्रॉप हो रहा है, ब्रेक हमने लेना, बल्कि हमने इजाजत लेनी है। कल आपसे मुलाकात होगी राजन शाइन पे कहीं। मेरे घर में तो वीडियो गेम आएगी ना, चलती है और ना कभी चलेगी ऐसी की तरह।